हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू PWIT जैम CSIR नेट। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड CUET PG MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पर IIT जैम बैच के लिए, IIT जैम 2023 के लिए क्रैश कोर्स आप लोगों के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल करवा रहे हैं PWIT जैम CSIR नेट चैनल पर। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम क्षितिज बैच में यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर हम 3 फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों के साथ डेली क्लासेस को डिलीवर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। फैकल्टी मेंबर्स केशव सर, संजीव शुक्ला सर और संजय सर हैं। तो हम आप सभी के साथ यहाँ पर कोर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर आप सभी के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे पास अभी जो इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है उसका आज हम नेक्स्ट क्लास को डिलीवर करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर बातचीत यहाँ पर कर ली थी। आज मैं आप लोगों के साथ DI मतलब डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर बातचीत अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए आइए इसको समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ इनडेफिनेट इंटीग्रल कर लिया था। आज का जो क्लास है वो हमारी डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर यहाँ पर बातचीत को अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो आओ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ हम लोगों ने पहले से ही यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स को लिखा हुआ है, लेकिन ये आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आगे के ऊपर बात करते हैं। अब हम आगे के ऊपर बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनडेफिनेट इंटीग्रल की, तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा कि मुझे अब ये फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ इंटीग्रेशन के साथ निकालना है ओवर द लिमिट a एंड b। अब मुझे कुछ ना कुछ लिमिट यहाँ पर अवेलेबल होंगी। क्या होंगी? हमारे को यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिट हमें यहाँ पर अवेलेबल हो रही होंगी। ठीक है, लिमिट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो रही होंगी। ये जो लिमिट होती है ये बेसिकली हमारे को एरिया के बारे में बातचीत कराती है। क्या होता है? ये एरिया होता है जिसको हम लोग एस्टिमेटेड एरिया के नाम से बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज के ऊपर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अगर हम एरिया को फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पर इस इंटीग्रल को निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है आप लोगों के पास यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को और ब्रीफ में दिखाऊं, तो मेरे पास यहाँ पर ये फंक्शन एक्स एक्सिस यहाँ पर अवेलेबल है। इसको मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास वाई एक्सिस अवेलेबल है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मेरा फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो मुझे एक यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक के लिए। मुझे एरिया ऑफ फंक्शन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ फंक्शन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सर हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट a कॉमा ओवर द लिमिट a टू b, ओवर द लिमिट a टू b। अब हो सकता है कई बार हमारा फंक्शन जो है ग्राफ के ऊपर आए, और कई बार हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर ग्राफ के नीचे की तरफ भी इस तरीके से आ सकता है। जब ये ग्राफ के ऊपर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एरिया। जब हम ग्राफ के नीचे हो, सॉरी एक्स एक्सिस के नेगेटिव एरिया, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर नेगेटिव एरिया। ओके जी, पीछे वापस आते हैं। जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास अलजेब्रिक सम होता है बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b एंड द x एक्सिस। ये चार चीजें हमें यहाँ पर चाहिए होती हैं। बिल्कुल। अब जिसको यहाँ पर ये भी नहीं पता कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैंने पिछली क्लास डिलीवर कर दी है। आज मैं आप लोगों के साथ डेफिनेट इंटीग्रल प्लस न्यूटन लेबनिज फॉर्म के ऊपर, न्यूटन लेबनिज फॉर्म के ऊपर डिस्कशन मैं यहाँ पर करूँगा। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है इसको हम लोग यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ना एक फंक्शन यहाँ पर लिया हुआ है, दैट इज फंक्शन। ये मेरा फंक्शन यहाँ पर आया, मैंने बोल दिया वो एक्स एक्सिस को C1 पे और C2 पे कट कर रहा है। यहाँ पर मैंने बोला कि इतना वाला एरिया जो है वो क्या है, 3 मीटर्स या 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 6 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 15 स्क्वायर यूनिट। लेकिन बेसिकली है क्या मेरे पास यहाँ पर, ये क्योंकि ये नेगेटिव है, डाउन द एक्स एक्सिस है, तो मेरे पास क्या होगा, ये -6 टाइप में। अभी मैंने यहाँ पर एक और टर्म लिखी हुई है। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेरे पास यहाँ पर जो एरिया अबव द एक्स एक्सिस होता है वो मेरे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एरिया बिलो जो एक्स एक्सिस होता है उसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को? हाँ या ना? बोलो भाई। अच्छा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। मेरे पास ये इंटीग्रल है a टू b f ऑफ x
मुझे यहाँ पर निकालना है। अब हुआ क्या, बेसिकली मुझे ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है, तो क्या होगा मेरे पास सर, वो 3 होगा प्लस नेगेटिव साइड ऑफ 6 होगा प्लस यहाँ पर ये 15 होगा, हाँ या ना। तो मैंने भी तो यही टर्म लिखी हुई है, 3 माइनस 6 और 15, 12 मेरे पास यहाँ पर वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। 12 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अच्छा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। और अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ से C2 से लेकर B तक की वैल्यू निकालनी है, C2 से लेकर B, C2 कहाँ है मेरा, यहाँ पर ये वाला, C2 से लेकर B मुझे ये वाला एरिया निकालना है, यह मुझे दिया हुआ है, वो क्या है मेरा प्लस का 15, क्योंकि ये उसकी तरफ है, पॉजिटिव साइड की तरफ है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा प्लस का 15 स्क्वायर यूनिट के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हाँ या ना। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा 15 स्क्वायर यूनिट है, हाँ या ना, बोलो भाई यस सर। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे B से लेकर C1 तक जाना है, मुझे B से लेकर C1 तक जाना है, मतलब अब क्या हुआ मेरे पास यहाँ पर, अब B से C1, सर ये तो उल्टा केस हो गया, हमें लेफ्ट टू राइट आना। तो अब हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पर पता है, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो एरिया जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो उसके नेगेटिव से चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर C1 से लेकर B करा, लेकिन उसका नेगेटिव यहाँ पर डाल दिया। अब क्या हो गया सर, ये नेगेटिव आ गया, -6 + 15 वो 9 आ गया, एक नेगेटिव ये वाला पड़ा था, जिसकी वजह से माइनस का 9 आंसर हमें यहाँ पर मिल पा रहा है, माइनस का 9 आंसर जो है हमें यहाँ पर ये मिल पा रहा है। ये था बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहता हूँ, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दी है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से थोड़ा सा और अब इसके कंसेप्ट को और आगे तक लेके चलते हैं। अब जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला कि हम इसको किस तरीके से, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है कि हमारे को मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू ऑफ x का मॉड, x-1 का मॉड, x-2 का मॉड, x-3 का मॉड लाइक दिस, और x-n-1, x ऑफ n-1 का मॉड मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस के आई थिंक पिछले ही क्लास में करवाया है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको ये मैक्सिमम सॉल्व करना आता है तो वी आर डन विद दिस कंसेप्ट। आपको ये मैक्सिमम कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर, दैट इज ये मेरे पास है यहाँ पर y इज इक्वल टू मॉड x का इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पर -1 की तरफ जाता हूँ तो ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी -1 है, ये वाली वैल्यू जो सी है ये मेरी -2 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू कौन सी है मेरी यहाँ पर -3 के इक्वल है, लाइक दिस। तो इस तरीके से मेरा ग्राफिकल अप्रोच बनेगी। और अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लेनी है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू पे ये वाला, क्योंकि सबसे ऊपर वाला ग्राफ हमारा यही है, तो हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट लेना है। अब आपको चेक कर लेना है कि कौन से पॉइंट से ये लेस है, कौन से पॉइंट से ग्रेटर है। मैंने आप लोगों को ये लास्ट क्लास में आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करवाया हुआ है, हाँ या ना, बोल भाई पक्का। आओ जरा अब हम पीछे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखा है आप लोगों के लिए। बेसिकली हुआ क्या, अब हमें यहाँ पर चाहिए है x+1, x+2, x+1, x+2 और x+5 तक। जब हम +1 के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास वो नेगेटिव साइड की तरफ को अप्रोच करता है, माइनस के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव साइड की तरफ अप्रोच करता है। तो ये वाली वैल्यू कौन सी हुई है मेरी, x-1 पे बनेगा एक ये ग्राफ ये किसका ग्राफ है मेरे पास, मॉड ऑफ x+1 का। सिमिलरली ये वाला कौन सा ग्राफ है मेरे पास, यहाँ पर मॉड ऑफ x+5 का ग्राफ है। इसका मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। बस अब हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये किसकी ग्राफ है, x+1 का, ये वाला किसका ग्राफ है, x+5 का। कहाँ से लेकर कहाँ तक मुझे इसकी इंटीग्रेशन चाहिए यहाँ पर, बोलो भाई। सर हमें चाहिए यहाँ पर इंटीग्रेशन -6 से लेकर 0 तक। तो हमने क्या करा, ये -6 से लेकर 0 तक की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर लिया। अब हुआ क्या, बेसिकली ये कहाँ पर टच कर रहा है, ये सर ये -3 पर टच कर रहा होगा। तो इसका मतलब आपको क्या लेना है, -6 से -3, -3 से 0, -6 से -3 कौन सा फंक्शन आ रहा है मेरे पास, x+1 का मॉड, -3 से लेकर 5 तक कौन सा फंक्शन आ रहा है मेरे पास, x+5 का मॉड इंटू dx। बस आपको अब ये वाला जो पूरा का पूरा इंटीग्रल है ये आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 21। तो मेरे पास इसका आंसर यहाँ पर जो बन रहा होगा वो आप लोगों के पास ओवरऑल आंसर जो आएगा यहाँ पर वो इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। क्लियर है ना पॉइंट। अच्छा चलो अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं।
ओके और यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो मेरे पास ये क्या हो गया, -6 से लेकर -3। अभी क्योंकि नेगेटिव साइड पे है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ x+1 इंटू डी एक्स। ओवरऑल सॉल्व करूंगा तो मेरे पास -21/2, ये मेरे पास ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर बनी। इसकी वैल्यू मेरे पास ओवरऑल वैल्यू बनी कितनी यहाँ पर, 21। तो वही वाली वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए डाला। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, -6 से लेकर 3 तक की वैल्यू इसको सॉल्व करा, ये वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, -21/2। इस तरीके से हम इस पूरी वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना? आप लोगों को बस क्या करना है, यहाँ पर अब इंटीग्रेशन करना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैं बता चुका हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर है ना? अब ये इंटीग्रेशन का जो काम है आप लोगों का, मैं यहाँ पर आप लोगों को इंटीग्रेशन मैंने सिखा दी है। बस अब आप लोगों को इस पूरे के पूरे टॉपिक को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सॉल्व यहाँ पर करना होगा। सॉल्व यहाँ पर आप लोगों को करना होगा। बेसिकली हुआ क्या मेरे पास यहाँ पर, ये जो पूरा को पूरा क्वेश्चन था वो सॉल्व होके कहाँ तक पहुँचा मेरे पास यहाँ पर, सर वो मेरे पास पहुँचा -6 से लेकर -3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये मेरे पास बना -3 से लेकर 0 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ मेरे पास वैल्यू किसकी है, सर ये x+1 का मॉड है। यहाँ किसकी वैल्यू है, सर ये x+5 का मॉड है। मेरे पास ये वाली वैल्यू आई थिंक बची हुई है, x+1 का मॉड, x+5 का मॉड। अब यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या होगी है, ये नेगेटिव वैल्यू -6 से लेकर 3 तक जो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू पे ये नेगेटिव है। इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि माइनस ऑफ इंटीग्रेशन -6 से लेकर -3 x+1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये हो जाएगा -3 से लेकर 0 तक, ये हो जाएगा x+5, यहाँ पॉजिटिव साइड ही रहेगा, ये हो जाएगा dx। अब इस इंटीग्रेशन को आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, ये इंटीग्रल आप लोगों को आता है। बस इतना कहने का मेरा मोटिव यहाँ पर इतना है। बढ़े हो आगे, चलो नेक्स्ट क्लास के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट अब मेरे पास यहाँ पर है क्या, जरा ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर लेते हैं। वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन 0 to 5 है cos पाई, और एंगल के अंदर है x माइनस x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेयर दिस इज नोन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू बनेगी तो बनेगी कैसे। अब ध्यान से समझना यहाँ पर, अब मेरे पास यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू क्या है, मेरे पास x/2 तक की है। अगर मैं इस इंटीग्रल को, ध्यान से समझना, अगर मैंने इस इंटीग्रल को 0 से लेकर 2 तक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 4 से लेकर 5 तक के तौर पे मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व करा। मैंने इसको अगर यहाँ पर सॉल्व करा तो ध्यान से समझना मेरी वैल्यू यहाँ पर क्या बन पा रही है, 0 से लेकर 2 तक। क्योंकि अब मुझे यहाँ पर 0 से लेकर, आपने सर इसको 0 से लेकर 1 तक क्यों नहीं करा, भाई 0 से लेकर 1 तक करूँ या 2 तक करूँ, सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास यहाँ पर 2 आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये x/2 है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से लेकर 2 तक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है x/2 का, वो मेरे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके जी, अब ये मेरे पास अगर ये 0 आ रहा है तो मेरे पास वैल्यू क्या बच गई यहाँ पर, cos पाई x बन गया, यही वाली वैल्यू बची। अब मैं जैसे इसका इंटीग्रेशन करूंगा sin पाई अपॉन x, sin पाई x अपॉन पाई, इंटीग्रेशन का है 0 से लेकर 2 तक, sin 2 पाई भी 0 होता है, sin n पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो 0 - 0 0, ओवरऑल ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 पे अप्रोच कर गई। आया ना? नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर डालता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा 1 वैल्यू यहाँ पर 1 ले रही है। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल होगा sin पाई x-1 डिवाइडेड बाय पाई। जैसे ही मैं x की जगह पर 4 पुट करूंगा और 3 पुट करूंगा, sin n पाई 0 होता है, मेरे पास ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई है, 0 हो चुकी है। देख सकते हो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई है, मेरे पास 0 हो चुकी है। अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं, अब हम और आगे की ओर, अब आपका कहने का मतलब है कि सर 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4 और 4 से लेकर 5, ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ ये x/2 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, और ये मेरे पास x/2 कहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, कहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू मुझे यहाँ पर ले रहा है। तो सर ये मेरे पास होगा 0 पे ले रहा होगा, 2 पे ले रहा होगा, 4 पे ले रहा होगा। हेंस हमने इसको 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 4 तक और 4 से लेकर 5 तक का इंटीग्रल यहाँ पर लिया, 4 से लेकर 5 तक का इंटीग्रल हमने यहाँ पर लिया। अब बेसिकली सर इसमें भी यही वाला कंसेप्ट आ गया, सर ये cos पाई बना, जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये मेरे पास sin पाई बनेगा, sin पाई ये मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना, ये दैट इज सर sin पाई x - 2
डिवाइडेड बाय पाई, और उसका इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 4 से लेकर 5 तक की वैल्यू होगी। जैसे ही मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, साइन एन पाई 0 होता है, साइन एन पाई 0 होता है, तो अपर माइनस लोअर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ। क्लियर है? कुछ कंसेप्ट मैंने पहले से इसलिए लिख रहे हुए हैं क्योंकि आप लोगों का ये हमारा, आप लोगों के लिए ये जो डिफरेंशियल सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसका हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। क्विकली आप लोगों को मैं यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको फटाफट फटाफट आप लोगों के लिए आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर इंटीग्रल की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम लोग, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज ऑफ वेरिएबल। अब ये चेंज ऑफ वेरिएबल क्या कहता है, ध्यान से समझना। मेरे पास अगर इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, अब वो बोलते हैं कि अगर हमने वेरिएबल को वेरिएबल से ही चेंज करा है तो इसका मतलब x को डेरिवेटिव करूंगा तो ये मेरे पास dt आ जाएगा। और जब आप वेरिएबल को वेरिएबल से चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वेरिएबल को किसी फंक्शन करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास उसकी लिमिट भी चेंज हो जाती है। बेसिकली यहाँ पर भी हम इसको चेंज ही कर रहे हैं। जब मेरे पास x की वैल्यू a है तो मेरे पास भी t की वैल्यू a आई है, जब मेरे पास x की वैल्यू b है तो भी मेरे पास t की वैल्यू कितनी आई है, b आई है। तो ये मेरे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, a टू b ही रहेगा, लेकिन ये फंक्शन जो बनेगा f ऑफ t dt में बनेगा, जिसको हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल का प्रॉपर्टी यहाँ पर बोलते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ लिमिट के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। अब लिमिट चेंज करनी है। बेसिकली हुआ क्या मेरे पास यहाँ पर, अगर मेरे पास है ये a टू b, मेरे पास ये फंक्शन क्या इंटीग्रल गिवन है, दैट इज f ऑफ x इंटू डी एक्स। और अगर मैं बोलता हूँ कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल, आप लोगों को पता है ना, इस इंटीग्रल को, इस लिमिट को, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अपर लिमिट, हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अपर लिमिट, और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लोअर लिमिट के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये है हमारी लोअर लिमिट। अगर मुझे अपर को लोअर और लोअर को अपर लेके आना है तो अभी मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको नेगेटिव चेंज करा, तो ये मेरे पास b टू a हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास f ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स का पूरा कंसेप्ट, जिसको हम लोग चेंज ऑफ लिमिट्स के बारे में भी बोलते हैं, हाँ या ना। इसको हम लोग चेंज ऑफ लिमिट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ जरा अब हम इसके ऊपर और आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अब ध्यान से समझना, एक एक प्रॉपर्टी को बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने समझना है। वो क्या कह रहे हैं कि जब मेरे पास यहाँ पर f एंड इट्स इनवर्स आर प्रेजेंट बाय साइड, मेरे पास यहाँ पर f और उसका इनवर्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पर, ध्यान से समझना, मेरे को कुछ इस तरीके से गिवन है, दैट इज f ऑफ x, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन अवेलेबल है, वो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। ये मेरे पास यहाँ पर x टाइप में वैल्यू अवेलेबल है, और मुझे बोला हुआ है कि f ऑफ a करने पर मुझे c मिलता है और f ऑफ b करने पर मुझे यहाँ पर t की वैल्यू ऑब्जर्व होती है। देन अगर हम यहाँ पर ये बात बोलें कि मेरे पास a से लेकर b तक f ऑफ x dx और d से लेकर c तक f ऑफ x dx की वैल्यू आती है, तो मेरे पास इसका सीधा सरल में आंसर क्या है, इन सब का प्रोडक्ट b को d के साथ bd माइनस ac आप लोगों का करेक्ट आंसर हो। bd माइनस ac आप लोगों का ये करेक्ट आंसर यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अब इसके ऊपर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर देखो जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिफाइन कर रखा है। क्या बोल रखा है उन्होंने, f ऑफ g ऑफ x विच इज इक्वल टू x। इसका मतलब g ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि f ऑफ g ऑफ x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब साइड बाय साइड, मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये दोनों के एक दूसरे के इनवर्स है। अगर ऐसा कुछ अवेलेबल है और f ऑफ a करने पर मुझे c मिल रहा है, f ऑफ a करने पर मुझे c मिल रहा है, f ऑफ b करने पर मुझे d मिल रहा है, तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम लोग bd माइनस ac के तौर पे सॉल्व कर लेते। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं बेस्ड ऑन इवन और ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। अब इवन और ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बेस हम यहाँ पर इस इंटीग्रल को सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। ध्यान से समझना, अगर मेरे पास यहाँ पर ये बेसिकली टू टाइप में फंक्शन यहाँ पर बनता है, लाइक दिस। अगर मेरे पास माइनस ए से लेकर ए तक, ध्यान से समझना, माइनस ए से लेकर ए तक कुछ ऐसा फंक्शन अवेलेबल है, अगर ये फंक्शन इवन है तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, ये 0 टू a करेंगे और उसको अगर हम 2 टाइम कर लें, क्योंकि देख सकते हो सर ये 0,0 पॉइंट है, इसका मतलब सर 0 टू a अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें, जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया हमारे पास इधर है। इसका मतलब जो एरिया आएगा टोटल क्या हो जाएगा इसका, 2 टाइम ऑफ दैट एरिया। यस और नो, 2 टाइम ऑफ दैट एरिया। अगर मेरे पास यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है,
इवन है। और अगर फंक्शन मेरे पास ऑड फंक्शन है तो हम उसको डायरेक्टली क्या बोल देंगे, जीरो फंक्शन यहाँ पर बोल देंगे। और डायरेक्टली हम उसे यहाँ पर जीरो फंक्शन के तौर पे, मतलब उसका जो इंटीग्रल का आंसर है उसे हम जीरो के तौर पे यहाँ पर डिफाइन करेंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। अच्छा, अब इस इंटीग्रल को यहाँ पर समझो। आप ये मत देखो कि ये मैंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये मेरे पास ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन, उसको समझो पहले। ये जो इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से समझना। ये जो इंटीग्रल है -3 से लेकर 3 तक लॉगरिथम ऑफ x प्लस, क्या दिया हुआ है मेरे को यहाँ पर, ये -3 से लेकर 3 तक, दैट इज log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई है, dx आ चुकी है। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ चुकी है, dx आ चुकी है। अब ध्यान से समझो, अगर मैं ये बात को देखूं कि अंदर वाला फंक्शन मेरा इवन या ऑड होगा तो वी आर डन विद दिस कंसेप्ट, वी आर डन विद दिस कंसेप्ट। ओके, कैसे इवन और ऑड फंक्शन आप लोगों को कैसे चेक करना होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। मैं आप लोगों को ऑड और इवन दोनों के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, कुछ भी एक गिवन फंक्शन यहाँ पर हो सकता है, हाँ या ना। ये मेरे पास एक गिवन फंक्शन है। अब जैसे ही मैंने x को कहाँ से रिप्लेस करा, -x से रिप्लेस करा, इसका मतलब ये f ऑफ -x की वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पर ये टू पार्ट्स में आएगा, या तो ये मेरे पास f ऑफ x ही आएगा, या तो ये मेरे पास माइनस ऑफ f ऑफ x आएगा। जैसे ही f ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर देगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मेरे पास f ऑफ -x करने पर मुझे f ऑफ x ही मिल पा रहा है, इसे हम लोग इवन फंक्शन। सिमिलरली इसको हम लोग यहाँ पर ऑड फंक्शन का नेम देंगे। क्यों? क्योंकि f ऑफ -x करने पर मुझे यहाँ पर माइनस ऑफ f ऑफ x की कंडीशन हमें यहाँ पर मिल रही है, इसलिए हम उसे माइनस ऑफ f ऑफ x, मतलब इसको हम लोग ऑड फंक्शन। पीछे आओ जरा यहाँ पर। अब मेरे पास क्या हुआ, x को -x से रिप्लेस करना, ये हो गया -x, ये तो पॉजिटिव ही फंक्शन रहने वाला है। इसका मतलब अब मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर करना है, log को, इस नेगेटिव टर्म को हटाना। तो मैंने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर कर दिया। मैंने इसका जैसे ही रेसिप्रोकल करा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस में। माइनस की वैल्यू को log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी ऊपर सिर पे होता है उसको पैर पे उठा के लेते। तो ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। दैट्स वाई ये जो फंक्शन मेरे पास आया है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है, यहाँ पर 1 वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अगर हम इसको और यहाँ पर डिफाइन करें, सर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, ये समझने वाली बात है। आपने इसको इस तरीके से कैसे लिख दिया। ओके, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बात बोलूँ कि मेरे पास ये जो वैल्यू है log ऑफ -x प्लस 1 अपॉन ये है x, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने इसका यहाँ पर इसकी वैल्यू को जो है वो चेंज करा है, मतलब ये बेसिकली है क्या मेरे पास यहाँ पर, ये बेसिकली है मेरे पास रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस के x है। ये मैंने क्या करा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x कर दिया यहाँ पर, और उससे डिवाइड कर दिया, और ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x कर दिया। अब मेरे पास ये दोनों यहाँ पर ये प्रोडक्ट में आ चुके हैं। ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1, क्योंकि ये वैल्यू कट चुकी है। ये वाली वैल्यू 1 आती ही तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, लाइक दिस। मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब समझ में आया कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले डायरेक्टली बताया, अब इसको फटाफट मैंने यहाँ पर इसको सॉल्यूशन बता दिया। तो मेरे पास ये 1 आ गया। अब जैसे ये नेगेटिव वैल्यू आई है, ये वाली नेगेटिव वैल्यू, इसको सॉल्व करके माइनस, क्या हुआ कि मेरे पास ये सॉल्व करने पर, सर एफ ऑफ -x करने पर हमारे पास वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब सर ये हमारा ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन में हमारे पास सर इस इंटीग्रल का आंसर हमेशा 0 आएगा। इस इंटीग्रल का आंसर हमारे पास हमेशा 0 आ रहा हो। क्लियर है फैक्टर यहाँ तक? बढ़े आगे, पक्का। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, पीछे चलते हैं एक बार, -1/2 से लेकर 1/2, दैट इज ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 से लेकर 1/2, यहाँ है हमारे पास सीकेंट एक्स, और यहाँ है हमारे पास log ऑफ, पीछे बैक चलते हैं फिर से एक बार, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। अब ये जो सीकेंट एक्स है यहाँ पर हमारे पास, ये तो हमारा इवन फंक्शन, ये तो हमारा इवन फंक्शन है, ये तो मुझे पता है, क्लियर ना, आप लोगों को भी पता है।
अब इसको चेक करना है, इसका मतलब लॉग के अंदर अगर मैं माइनस पुट करूंगा तो ये 1 + x हो जाएगा और ये 1 - x हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ओरिजिनल तक लेके जाना है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - x/1 + x की पावर कितनी होगी, -1। ये माइनस को आगे लेके आएंगे, लॉग ऑफ 1 - x/1 + x, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -(f(x) के इक्वल आएगा। इसका मतलब मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये मेरे पास ऑड फंक्शन है। जब इवन और ऑड दो फंक्शन का प्रोडक्ट आता है तो फाइनल आंसर मेरे पास ऑड फंक्शन आता है। हमेशा हमेशा आप लोगों के पास ये ऑड फंक्शन आता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये मेरे पास एक ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a to a क्या आता है, हमेशा 0 आता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट, ओके। और नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है किंग प्रॉपर्टी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी कहती क्या है, जरा ध्यान से समझना। ये किंग प्रॉपर्टी है, ये पीडब्ल्यू की किंग प्रॉपर्टी है। क्या कहती है ये, कि अगर हमारे पास ए टू बी एक इंटीग्रल है, ए टू बी एक इंटीग्रल है, तो मैं उसको यहाँ पर एक्स किससे रिप्लेस हो सकता है, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं इन इंटीग्रल। इन इंटीग्रल के अंदर हम यहाँ पर x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स को, इसको हम लोग इंटीग्रल के अंदर हम इसको चेंज। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे, पक्का। अब करना क्या होता है, इसको बेसिकली इसका वर्किंग रूल हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा यहाँ पर है इसका वर्किंग रूल। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। जब आपको यहाँ पर दिख गया कि -a to a कुछ फंक्शन है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस किससे करते हैं, किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, सर x को रिप्लेस कर दो सर अपर प्लस लोअर माइनस एक्स से। इससे रिप्लेस कर दो अपर प्लस लोअर माइनस एक्स से, तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, a to b। ये फंक्शन हमारे पास हुआ विद रिस्पेक्ट, ये मेरे पास होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास होगी इक्वेशन। अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करने की, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो रहता था 2i, यहाँ पर मेरे पास कोई इंटीग्रल बनेगा a to b फंक्शन कुछ वैल्यू और dx की टर्म। ये मेरे पास यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर बन रहा होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, पक्का। बस ये वही तो हुआ, x विल बी रिप्लेस एज a प्लस b की टर्म हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। बढ़े आगे, पक्का। अब देखो मैंने यहाँ पर एक हिंट भी दिया हुआ है, वो हिंट आप लोग यहाँ पर समझो। वन शुड बी अप्लाइज किंग प्रॉपर्टी इन एवरी क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल के हर क्वेश्चन में किंग प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर 50 से 100, ध्यान से समझना, 50 से 100, 50 to 100 log x अपॉन log x प्लस log 150 माइनस एक्स dx। अब क्या करा मैंने, इसके ऊपर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी। किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट कितनी है मेरे पास, 100 प्लस 50 माइनस एक्स, तो इसका मतलब सर ये 150 माइनस एक्स। इसका मतलब x रिप्लेस बाय 150 माइनस एक्स से सर x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, 150 माइनस एक्स से जो है x रिप्लेस हो जाएगा। तो लॉगरिथम क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 150 माइनस एक्स, 150 प्लस एक्स। एक्स की जगह अगर मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास log x की वैल्यू बनेगी। जैसे ही मैं इन दोनों को एडअप करूंगा, जैसे ही मैं इन दोनों को एडअप करूंगा, इधर वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर 1 बन जाएगी। और 1 का इंटीग्रेशन x होता है अपर माइनस लोअर करूंगा, 50 माइनस 100 माइनस 50, आंसर आ रहा होगा 50। लेकिन एक इसका आंसर होगा मेरे पास 2i का आंसर हो रहा होगा ये 50, तो i की वैल्यू कितनी आ रही होगी 25। इस बात का आप लोगों को जरूर ध्यान देना, इस बात का आप लोगों को जरूर ध्यान। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग एक बार देख लेना। वैसे ही यहाँ पर ये हिंट के तौर पे सॉल्व कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ सेम सेम कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेम कंसेप्ट, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे आप लोग इसको देख सकते हो। अदरवाइज आप इसको फटाफट यहाँ पर गो थ्रू भी कर सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पर साइन अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म यहाँ पर बन जाएगी। कॉस को टी पुट करोगे तो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर मतलब tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। उस तरीके से आप इसको सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर
लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्वीन प्रॉपर्टी भी बोलती हैं, एक किंग प्रॉपर्टी आई, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, क्वीन प्रॉपर्टी भी है यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग लिमिट को हाफ यहाँ पर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये 3 रूल मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 रूल हैं। इन तीनों रूल्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। क्या है मेरे पास यहाँ पर 0 to 2a, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a ऑफ f of x इंटू डी ऑफ एक्स का टर्म मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं इसको यहाँ पर किस तरीके से और डिफाइन कर सकता हूँ, ध्यान से समझना। मैं इसको कर सकता हूँ 0 to a when the function is this, 0 when the function apply on this, और इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ 0 to a एंड 0 to a, इसको 2 टाइम्स में भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 1 एंड दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 2 एंड दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 3। अब सर हुआ क्या, ये इसको किस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ध्यान से बताना एक बार सर, समझ में थोड़ा कम आया। बेसिकली हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन को 0 to a ऑफ f of x to dx प्लस 0 to a f of x, इसको अब यहाँ पर वही सेम चीज करो, x विल बी रिप्लेस एज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2a माइनस एक्स की टर्म मेरे पास यहाँ पर डिफाइन हो, मेरे पास यहाँ पर डिफाइन हो रही हो। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब सर हम इसको 0 to 2a, इसको 2 टाइम्स हम कैसे कर सकते हैं, जब सर हमारे पास x रिप्लेस बाय, जैसे सर हम यहाँ पर x को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, मतलब x कैन बी रिप्लेस एज 2a माइनस एक्स से। जैसे हमने x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करा, f ऑफ 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करा, वो मेरे पास अगर f ऑफ x के इक्वल आ जाता है, तो ये जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी ये मेरे पास 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a, 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a। कैसे हुआ ये सर, अपर वाली ही इक्वेशन से हुआ है, 0 to a ऑफ f ऑफ x इंटू dx। सर इसको कैसे लिखा आपने, को कैसे लिखा सर, ये 2 टाइम्स क्यों हो गया है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आप लोगों को ऊपर वाला इंटीग्रल यहाँ पर बताया, क्या करा वो 0 से अगर 2a है तो फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं सर 0 to a ऑफ f ऑफ x, 0 to a ऑफ f ऑफ x प्लस 0 to a ऑफ f ऑफ 2a माइनस x की टर्म हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है ना। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के ही इक्वल है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to a ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा 0 to a ऑफ f ऑफ x इंटू dx। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 टाइम 0 to a ऑफ f ऑफ x इंटू dx का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा होगा, dx का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा होगा। तो इस तरीके से ये 2 टाइम्स की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस में आंसर क्या आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़ो आगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे को दिए। अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन ले लो कि 0 to पाई साइन स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल है। अगर मैंने यहाँ पर ध्यान से समझना कि सर हम इसको 2 टाइम्स यहाँ पर कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सर हम यहाँ पर अगर मैंने इसको रिप्लेस करा, x विल बी रिप्लेस एज अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर, पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करा वो तो वही रह गया। इसका मतलब सर हमारे पास वो इक्वेशन बन गई यहाँ पर सर f ऑफ x विच इज इक्वल टू द f ऑफ 2a माइनस एक्स की टर्म हमें यहाँ पर ये मिल चुकी है। और अगर ये मिल चुकी है तो इसका मतलब ये 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स आएगा। तो हम लोगों ने क्या करा यहाँ पर इसको, हाँ क्या हुआ, ये 0 to 2a था, जो भी लिमिट थी मेरे पास यहाँ पर 0 to 2a, मैंने क्या करा उसको a कर दिया, लेकिन उसको 2 टाइम्स कर दिया यहाँ पर। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक। तो मेरे पास वही तो हुआ ये 2 टाइम, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ से 0 to 2a है ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, जो भी वैल्यू थी उसका हाफ कर दिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे पक्का। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सर पाई के ऊपर तो चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन सर पाई बाय 2 पे चेंज आता है। अब अगर मैं यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है सर, अब इस इंटीग्रल पे सर, अब हम इस इंटीग्रल के ऊपर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, क्या कहते हैं, एक्स विल बी रिप्लेस एज अपर लिमिट प्लस
लोअर लिमिट माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स, और π/2 पे जो एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल वो चेंज हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, साइन की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे पक्का। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो भी ओरिजिनल टर्म थी और जो मेरा किंग प्रॉपर्टी करने के बजाय दोनों को ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। मेरे पास पाई इंटीग्रल का आंसर कितना आ रहा है, π/2। क्लियर है पॉइंट? बढ़ू आगे? यस सर। चलो जी, नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर। अब पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बात बोलूँ कि मेरे पास बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, कि मेरे पास यहाँ पर अगर मेरे पास कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस टी करने पर सेम रहती है, तो टी जो होता है उसका यहाँ पर पीरियड होता है। यस और नो? टी मेरे पास यहाँ पर क्या, उसका एक पीरियड होता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? तो अगर मेरे पास यहाँ पर ध्यान से समझना, ये पीरियोडिक फंक्शन की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। 0 to n t है, एफ ऑफ टी डी टी है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 to t हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय n, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा फॉर ऑल n के लिए। a से लेकर a प्लस एन टी होगा एफ ऑफ एक्स के ऊपर, तो 0 से लेकर t होगा मल्टीप्लाइड बाय n, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एम टी से लेकर एन टी होगा तो n माइनस एन मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। और ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि पीरियड है 0 से लेकर, ये क्या है, a प्लस एन टी से लेकर b प्लस एन टी तक है, तो ये तो t क्या इसका पीरियड है, तो n का मल्टीपल भी उसका पीरियड होगा, तो इसका मतलब ये कि हम इसको b टू a भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ी हुई हैं, ये सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करवाने के लिए यहाँ पर मैंने लिखवाई थी। आओ अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ध्यान से देखना आप लोगों के पास, क्योंकि ये बेसिकली हमारी जो पीपीटी है ये जेई जेई वाला चैनल से हम लोगों ने, पीडब्ल्यू के ऑफिशियल चैनल से यहाँ से हम लोगों ने मंगवाई है। तो बेसिकली ये कुछ कुछ कंसेप्ट जो हैं आप लोगों की मेन से भी आ रही हैं। तो मेरे पास यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान से समझ लेना। मेरे पास यहाँ पर π/2 जो है इसका पीरियड होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये साइन का मॉड है। अब मॉड के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो फंक्शन क्या है, साइन का मॉड, साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड। जैसे ही मैं x को π/2 प्लस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो साइन क्या हो जाता है, कॉस, कॉस क्या हो जाता है, साइन। तो t इसके लिए पीरियड का क्या काम कर रहा है, π/2। अब π/2 पीरियड का काम कर रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको π/2 बनाना, तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट के अंदर 2 से डिवाइड कर दिया, उसका ये होल स्क्वायर है। अब क्या कहता है ये फंक्शन ट्वाइस हो जाएगा, मतलब ये जो लिमिट है वो मेरे पास यहाँ पर n आ जाएगी, मैंने अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया, और ये इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। बस अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आप लोगों के पास आंसर कुछ ये आएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन ये जैम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पीपीटी में था तो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ बता देना चाहिए। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सम इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल टू बी रिमेंबर, आप लोगों को अब डेफिनेट इंटीग्रल कुछ रिमेंबर यहाँ पर करने हैं, तो क्या होंगे, 0 to π/2 sin x, 0 to π/2 sin x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 0 to π/2 cos x की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। 0 to π/2 sin स्क्वायर एंड 0 to π/2 cos स्क्वायर की वैल्यू π/4 होती है। 0 to π/2 sin क्यूब, 0 to π/2 cos क्यूब की वैल्यू 2/3 होती है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लर्न यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। नेक्स्ट इज द लिमिट ऑफ अ सम। लिमिट ऑफ अ सम ये जैम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जैम से भी 100% क्वेश्चन आता है, और जैम के लिए इंटीग्रल कैलकुलस से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। ये जानबूझ के मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर, तभी तो मैं ये डेफिनेट इंटीग्रल को यहाँ पर करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक टू हायर हमने सॉल्व किया है, अब जैम तक पहुँच चुके हैं। पहले के जितने भी कंसेप्ट थे वो आप लोगों के जेई वाले लेवल के थे, जेई मेंस वाले लेवल के थे, लेकिन उसमें से भी हम लोगों ने फटाफट क्विकली जो है हर टर्म को रिवाइज करा और आगे की ओर बढ़ाया। अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, सीखते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास है कि डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, जिसको हम लोग r/n फॉर्म भी बोलते हैं। बेसिकली हुआ क्या, आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ लिमिट गिवन होगी, कुछ ये समीशन गिवन होगा। r की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, r की वैल्यू a से लेकर अल्फा से लेकर बीटा तक, 1/n ऑफ फंक्शन r/n के टाइप में आप लोगों ने इसको करना है। क्या करना है इसको, r/n टाइप में।
क्या होगा, बेसिकली आपको समीशन को रिप्लेस करना है इंटीग्रल से, आर अपॉन एन को रिप्लेस करना है एक्स से, आर अपॉन एन को रिप्लेस करना है एक्स से, और लिमिट 1 अपॉन एक्स को रिप्लेस करना है डी एक्स से। तो आपका ये जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, समीशन विल बी रिप्लेस एंड इंटीग्रेशन, आर अपॉन एन विल बी रिप्लेस एट एक्स, लिमिट विल बी रिप्लेस एज डी एक्स। लेकिन अपर इंटीग्रल है और लोअर इंटीग्रल है, अब लोअर इंटीग्रल ए है और अपर इंटीग्रल बी है। आप लोगों को ये जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू वो कैसे मिल रही है, ए की वैल्यू मिलेगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय एन। जो भी आपका लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा है, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा क्या है मेरे पास यहाँ पर, अल्फा, अल्फा है। तो मैंने क्या करा, उसको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा अपॉन एन की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली बी हमें कैसे मिलेगा, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, जिसको हम लोग अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल बोलेंगे, वो कैसे मिलेगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी अपर लिमिट ऑफ द सिग्मा फंक्शन डिवाइडेड बाय एन। अपर लिमिट क्या है मेरी, बीटा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा बीटा अपॉन एन। क्या वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ पर, ये बीटा अपॉन एन। आप लोगों को अब ये सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब एक क्वेश्चन क्विकली सॉल्व करते हैं, हाउ टू डील विद। ये आप लोगों के लिए आईआईटी जैम के अंदर भी आता है, आईआईटी जेई के अंदर भी आता है, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो अब, क्वेश्चन को सॉल्व करो अब। आप लोगों के लिए कुछ कुछ हिंट आप लोगों को मिल रहा होगा। वैसे आप लोगों को ये सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं देखना है जो पहले से गिवन है, ये सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं देखना है जो पहले से गिवन है। आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये लिमिट, ध्यान से समझना, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन एन प्लस वन, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू, ये क्या है मेरे पास 4 है, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 अप टू सॉन, ये है। इसका लिमिट का आंसर क्या आएगा। ये जैम में भी आता है, इस तरीके की, इस तरीके के क्वेश्चन जैम में भी आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग रियल एनालिसिस में मुझसे पढ़ चुके हैं, सीरीज ऑफ रियल नंबर के अंदर, वहां से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक आप लोग रियल एनालिसिस की सीरीज ऑफ रियल नंबर के अंदर भी आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज ऑफ रियल नंबर का जो टॉपिक है ना, उसमें भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या आप लोग इसको इंटीग्रल कैलकुलस के इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बात एक ही है। अब ध्यान से चमका क्वेश्चन, चमका हुआ अब इस क्वेश्चन को। बेसिकली ये अपने को क्या दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है सीरीज एन रनिंग फ्रॉम, या फिर हम इसको इस तरीके से बोल देते हैं सीरीज। ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, एन की वैल्यू तो यहाँ पर एन स्क्वायर है ही है, ये मेरे पास एन स्क्वायर है, प्लस इसको मैं बोल देता हूँ आर स्क्वायर है, और ये मेरे पास है एन प्लस आर टाइप में वैल्यू अवेलेबल है। और ये मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई है, दैट इज सर आर की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर एन तक अवेलेबल है। लेकिन सर ये अभी भी आंसर हमारा यहाँ पर नहीं बना है, ये अभी भी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं बना है। अपने को क्या चाहिए यहाँ पर, 1/n चाहिए। क्या चाहिए अपने को यहाँ पर, 1/n चाहिए। क्यों, पीछे देखो यहाँ पर अभी अपने को ये सीरीज यहाँ पर मिल चुकी है, ये सारी सारी सीरीज मिल चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे को r/n नहीं मिला है उस क्वेश्चन में, और 1/n नहीं मिला है। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को चाहिए। आओ जरा देखते हैं। अब सर मेरे पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट की वैल्यू तो आ रही है, इसको मैं यहाँ पर कुछ और कलर से लिखता हूँ, वो ज़्यादा आप लोगों को क्लियर करेगा। ये मेरे पास है सीरीज, और यहाँ होगा मेरे पास एन स्क्वायर अपॉन, ये है एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, और ये एन प्लस आर कुछ इस तरीके से अवेलेबल है, और आर की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर एन तक अवेलेबल हो रही है। हाँ या ना, 1 से लेकर एन तक अवेलेबल है। लेकिन अपने को अब इसको क्या चाहिए, आर अपॉन एन में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बाहर की तरफ को कॉमन लेते हैं। यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से एन कॉमन ले लो। जैसे ही मैंने यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर वाला फैक्टर तो मेरे पास एन स्क्वायर है, नीचे वाला फैक्टर मैंने एन स्क्वायर, और दूसरी तरफ से मैंने एन कॉमन लिया, तो टोटल ये बन गया मेरे पास एन क्यूब। ये बन गया मेरे पास 1/r/n का होल स्क्वायर, और ये बन गया 1/r/n की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, और ये समीशन आ चुका है। बड़ा भद्दा समीशन बना था, तो ये समीशन की वैल्यू आ चुकी है r रनिंग फ्रॉम 1 to n।
ये n स्क्वायर से वैल्यू इसको काटेगा, एक n रह जाएगा, इसको ओवरऑल मैं बाहर लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1/n और ये हो जाएगा समीशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी r रनिंग फ्रॉम 1 टू n और ये 1/1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस r अपॉन n, कुछ ये फैक्टर अवेलेबल है। अब इसमें से हमारे को पता है r अपॉन n को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, x से, और यहाँ पर ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू अपने को गिवन ही है, हाँ या ना, बोलो भाई पक्का। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करी, r अपॉन n को हम लोगों ने x से रिप्लेस कर देना है, और क्या कर देना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन n को किससे रिप्लेस कर देना है, dx से रिप्लेस कर देना है, समीशन को आप लोगों को किससे रिप्लेस कर देना है, इंटीग्रेशन से, और उसके बाद अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो क्या है, a की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर 1 अपॉन n, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो हो गया 0। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है मेरे पास n/n, उसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये मेरे पास a टू b चेंज करना है, तो ये मेरे पास 0 to 1 आ जाएगा, 0 to 1 आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी और 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी विद dx आ जाएगा। अब ये जो भी क्वेश्चन है आप लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे और अपने इंटीग्रल को यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, अपने इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है ना पॉइंट। तो हमने क्या करा, इसको इस तरीके से सॉल्व करा, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमें हमारा आंसर मिल चुका है, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से देख सकते हो हम लोगों ने इसका पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर करना है और इसको आगे की ओर सॉल्व करना है, हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमें हमारा आंसर मिलेगा दैट इज पाई अपॉन 4 प्लस लॉग स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो जो भी आप लोगों का आंसर है ये वाला, उसमें आप लोग इसको अप्लाई कर, क्लियर है ना पॉइंट। बढ़े आगे, ये 2i की वैल्यू आएगी तो i की वैल्यू यहाँ से डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, सेम टाइप। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा बोल दूं कि ये आप लोगों का सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस आप लोगों को पहचानना आना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बेसिकली यहाँ पर ना प्रॉब्लम कर रहा है 2n, तो 2n को टी पुट कर दो, ये सारा फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद आप इस समीशन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। वैसे सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है, आप लोगों को ये चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर इज, नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पर आता है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ कैसी यहाँ पर हो रही है। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे की ओर, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर यूजिंग द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यूजिंग द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये कंसेप्ट थोड़ा सा IIT JEE में रिमान इंटीग्रल से जुड़ा हुआ है ना। आप लोगों को जब आप लोग रिमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या पढ़ चुकी हैं, संजीव शुक्ला सर ने बता दिया आप लोगों को कि लोअर सम और अपर सम की कंसेप्ट यहाँ पर होता है अगर हम इसके ऊपर समीशन अप्लाई। लेकिन चलो छोड़ो, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। बेसिकली इंटीग्रेशन ये दो पार्ट्स के बीच में यहाँ पर डिवाइड रहती है, दो के बीच में यहाँ पर अपर और लोअर बाउंड यहाँ पर इसका बनता है कि a टू b ऑफ द फंक्शन वो क्या होगा, m ऑफ b माइनस ए, यहाँ पर होगा m ऑफ b माइनस ए, लेकिन ये स्मॉल m है वो कैपिटल M है। स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। अब ये इंटीग्रल है बड़ा बेहिदा इंटीग्रल, दैट इज 2x³ माइनस के 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब आगे उन्होंने मुझे हिंट पहले ही दे दिया कि आई स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के और इन दोनों। ओके, अब हमें यहाँ पर ये बात पता है कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कैसे मिलती है। सर फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम हमें कैसे मिलता है, जो भी फंक्शन है का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हमें क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी। क्रिटिकल वैल्यूज को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगी मिनिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोगों ने वही चीज़ यहाँ पर करी है, हम लोगों ने वही चीज़ यहाँ पर करी है। हमारा ये फंक्शन था, हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव ये प्रॉपर आया, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली भी पॉजिटिव वैल्यू है। अब मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू, इसको सॉल्व करा,
इसको सॉल्व करने पर मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 1 और 2। अब 1 और 2 में ये वैल्यू अब प्रॉपर देखना है हमें यहाँ पर कि 1 और 2 में वैल्यू हो क्या रही है। डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग आता है। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली भी। अब हुआ क्या मेरे पास यहाँ पर, इसको वैल्यू को चेक करा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है, इसके अंदर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पर फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर, मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब वन वैल्यू जैसे ही मैंने डाला, वन वैल्यू किस पर डालना है, फंक्शन पर डालना है। फंक्शन क्या है मेरा यहाँ पर, दैट इज दिस नंबर, जो ये वाला फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है। वन वैल्यू डाली तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन, ये वन वैल्यू डालते ही वैल्यू क्या देगा मेरे पास यहाँ पर, 2 - 9 प्लस का 12 प्लस का 4, ये वैल्यू हमें यहाँ पर ये दे रहा होगा। 16 और 2 18, 18 में से 9 गए 9, 9 की वैल्यू आ गई √3, √9, तो 1/3, हाँ 1/3, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से i की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 - 1, i ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 - 1 के बीच में है। इसका मतलब मेरे पास अभी i की वैल्यू जो है 1/3 और 2√2 के बीच में है। जैसे ही मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 9i², और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8, ये मेरे पास 8, 9 और 8 के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द न्यूटन लेबनिज फॉर्म। ओफो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट गन ऑफ कैलकुलस और इंपॉर्टेंट फॉर जैम पॉइंट ऑफ, इंपॉर्टेंट फॉर जैम, जैम MA, जैम MA के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर जैम MA। क्या करना है, ये बेसिकली न्यूटन रूल्स, या जिसको हम लोग न्यूटन लेबनिज फॉर्म भी बोलते हैं, बेसिकली लेबनिज रूल या न्यूटन लेबनिज रूल ये आता है। बेसिकली ये हमारे पास ये 2 टाइप में होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर 1 वेरिएबल भी बोलते हैं, और ये मेरे पास 2 वेरिएबल का भी होता है। 2 वेरिएबल आप लोगों के सिलेबस में भी है ना। तो देख सकते हो जो आप लोग जैम के सिलेबस में इंटीग्रल कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ा, वो आपके जूनियर्स ने जेई में पढ़ लिया, वो आप लोगों के जूनियर्स ने जेई में पढ़ लिया भाई। और जो जेई वाले अब जैम देने के लिए वापस आएंगे 3 साल बाद, वो तो फोड़ देंगे सर, इंटीग्रल कैलकुलस के दम पे फोड़ देंगे क्या। रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी जैसे बड़े बड़े टॉपिक नहीं दिख रहे आपको, है ना सर, बोलो हाँ या ना। चलो अब हम क्विकली इसको यहाँ पर और आगे की ओर इसको डिफाइन करते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिफाइन टर्म से तो समझते हैं, सीखते हैं, और आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करते हैं। हुआ क्या कि डेरिवेटिव होता है, ये जो न्यूटन लेबनिज फॉर्म होता है, ये डेरिवेटिव किसका करता है, एंटी डेरिवेटिव का। एंटी डेरिवेटिव को हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल भी बोलते हैं, हाँ या ना, यस सर। ये क्या करता है, डेरिवेटिव का इंटीग्रल इंटीग्रेशन, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अंडर द इंटीग्रल साइन, इसको इस तरीके से भी बोला जाता है। हाँ, और यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि मेरे पास व्हेन द अपर लिमिट और द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल कंटेन x और अ फंक्शन ऑफ x, या तो वो x को कंटेन करती हो या तो वो फंक्शन ऑफ x को कंटेन करती हो, और f मेरे पास कॉन्टिन्यूस है, g भी कॉन्टिन्यूस है, और h मेरे पास कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन, h मेरे पास कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, g एंड h आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन। बेसिकली ये कहता क्या है, ये इसको समझो यहाँ पर कि मेरे पास अगर कोई इंटीग्रल I है, वो मेरे पास यहाँ पर f ऑफ t dt, और ये मेरे पास यहाँ पर g ऑफ x और h ऑफ x में है। h मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन, f मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लेकिन h और g जो है वो मेरे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन अगर मैं इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर ये 1 वेरिएबल का है, तो हम अभी ये जो रूल यहाँ पर समझेंगे वो मेरे पास ये 1 वेरिएबल रूल का होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर 1 वेरिएबल, इसका नेम यहाँ पर दे रहे हैं IV, न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर 1 वेरिएबल। अच्छा, क्या कहता है वो न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर 1 वेरिएबल, मतलब अब मुझे डेरिवेटिव करना है अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल,
क्या कहता है ये, आपको सबसे पहले अपर इंटीग्रल को यहां पर पुट करना है, दैट इज एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ये आ गया, और उसके बाद एच का डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस फंक्शन के अंदर अब लोअर लिमिट पुट करनी है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो भी लोअर लिमिट होगी वो पुट करनी है, और जी डैश एक्स का डेरिवेटिव। ये है हमारा न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर वन वेरिएबल। बैक चल के एक बार हम इसको यहाँ पर और समझ लेते हैं, क्या हम लोगों ने सही करा है। यस, एच फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, एच को आप लोगों ने इधर सब्स्टिट्यूट करा, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स आ गया, एच का डेरिवेटिव हो गया, जी ऑफ एक्स आ गया, जी का डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, इसका ये नेम भी होता है डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, हमें ये वैल्यू यहाँ पर ये मिलती है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बेस्ड, क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जैम में भी आया हुआ है, ये आप लोगों का जैम टाइप का क्वेश्चन है ये आप लोगों का जेई का क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का जैम में भी आया हुआ है। अब उन्होंने हमारे को यहाँ पर क्या बोल रखा है कि कुछ ये वैल्यू गिवन है और एफ डैश की वैल्यू 1/2 पे निकालो। अब एफ डैश की वैल्यू 1/2 पे निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका डेरिवेटिव कर दो इंटीग्रल साइन से। कैसे करो, फंक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, क्या करो, टी की जगह एक्स पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स ऊपर का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ जीरो और जीरो का डेरिवेटिव, क्लियर है ना। दूसरी तरफ आ जाएगा आपका 2x, और नेक्स्ट वैल्यू आप लोगों के पास क्या बनेगी, नेक्स्ट वैल्यू भी इंटीग्रल साइन के अंदर ही है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, अब अपर इंटीग्रल पुट करो टी की जगह, ये मेरे पास बनेगा टी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ 1, लेकिन 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही होगी, और x का डेरिवेटिव 1 है। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ रही होगी एफ ऑफ एक्स, ये वाली वैल्यू 0 होगी विच इज इक्वल टू द 2x, ये वाली वैल्यू क्या हो रही होगी मेरे पास 0, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी। हमारे पास यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ ये आ रही है, मैं सीधा 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 ये लिख रहा हूँ, मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास ये आ चुका है फंक्शन, अब आप इसका डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव में वैल्यू क्या आ रही होगी आप लोगों की, डेरिवेटिव में वैल्यू क्या आ रही होगी आप लोगों की, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर दैट इज 2 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव का न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। बेसिकली ये वैल्यू क्या बनी हमारे पास यहाँ पर, दैट इज 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस की 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस अब आप यहाँ पर वैल्यू जो है 1/2 पुट करोगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, बाकी की कैलकुलेशन आप लोगों। नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर है आप लोगों के पास यहाँ पर इस तरीके से अवेलेबल हुआ कि सर ये इंटीग्रेशन है, अब जैसे ही मैं x को 0 पुट करूंगा मेरे पास अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 to 0, 0 to 0 इंटीग्रल का आंसर 0 ही आएगा, कुछ भी पुट कर लो, हाँ या ना, बोलो भाई। तो सर ये 0/0 फॉर्म बन कर रही है, इसका मतलब सर हम यहाँ पर एलोपिटल रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एलोपिटल रूल बोलता है अपर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, इसका मतलब मैंने यहाँ पर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पर करा तो वो क्या वैल्यू आ गई है x, यहाँ वैल्यू बन गई है मेरे पास साइन 10x, ये मेरे पास बन गया है साइन 10x, और उसकी वैल्यू 1, 0 पे वैल्यू 0 ही हो गई है डिवाइडेड बाय, क्लियर है। x को 0 पुट करेंगे साइन 0 0, यहाँ से हमने इसकी लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 10x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इंटू साइन 10x की वैल्यू कितनी आ रही है हम पर 0 आ रही है। बढ़े आगे पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, f is a twice differentiable function on R if f dash 0 is 4 and the f of x is this, then find the value of 2a plus 1 की पावर 5 and a की पावर 2, इतनी वैल्यू हमारे को निकालनी है।
इतनी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ओके, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें, इस क्वेश्चन में? बेसिकली हम अगर एफ डैश एक्स तक पहुंच जाएं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, ध्यान से समझना। मैंने इस फंक्शन को यहाँ लिखा और ये जो x माइनस टी आ रहा है ना, इसको अलग अलग करके लिख लिया। x माइनस फंक्शन ऑफ डी टी माइनस टी एफ ऑफ डी टी की वैल्यू आ गई है। और इसको भी हम लोगों ने e रेज़ टू पावर 2x cos 2x उसको एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करा, इसका डेरिवेटिव करा, डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बन गया मेरा f डैश x। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया। ये फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, या फिर इसको ऐसे बोलो सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अब इंटीग्रल का डेरिवेटिव आप लोगों ने यहाँ पर करा। सेम यहाँ पर फिर से वही वाली वैल्यू आ गई है इस तरीके से। तो ये दोनों फंक्शन आप लोगों के कैंसिल आउट हो जाएंगे। Here is also a product of two function, product of two function, first as it is derivative of second, second as it is derivative of first। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब मैं जैसे ही x को 0 पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये तो 4 है। 0 पुट करते ही 0 टू 0 ये 0 हो जाएगा, ये वैसे ही कट गया। 0 पुट करते ही 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, और ये 1 प्लस 1 दैट इज 2। 0 पुट करते ये 0 हो गया, ये भी 0। सिर्फ 2a बचेगा यहाँ पर, मेरे पास ये क्या आ गया 2a। तो मेरे पास अब यहाँ से a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। a की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ से 1/2। a की वैल्यू 1/2 आते ही जो हमारे को बात बोली गई थी उसकी जगह बात बोलो कि मेरे पास ये वैल्यू क्या बन रही है। a की वैल्यू 1/2 आते ही, 1/2 आते ही ये क्या वैल्यू बन गई मेरे पास, 1 बन गया। 1 प्लस 1 की पावर 5 कितना हो गया, दैट इज 2 की पावर 5, और a/2 की पावर 5 दैट इज, सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ रही होगी 8। तो इस पूरे इंटीग्रल का आंसर यहाँ पर क्या आ रहा होगा, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही होगी यहाँ पर 8 वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही होगी। तो इसको हम लोग न्यूटन लेबनीज फॉर्म फॉर वन वेरिएबल का नेम यहाँ पर देते हैं, हाँ या ना? न्यूटन लेबनीज फॉर्म फॉर वन वेरिएबल। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, और अब आते हैं यहाँ पर न्यूटन लेबनीज फॉर्म फॉर टू वेरिएबल। अब बड़े ध्यान से समझना यहाँ पर हर एक बात को। ये हैंड रिटन है क्योंकि जेई वाली टॉप पीपीटी खत्म हो चुकी है, ये टॉपिक जेई में नहीं है। चलो आओ, अब आपको क्या कह रहा है वो, अगर आपका फंक्शन टू वेरिएबल का है, सपोज एक्स कॉमा टी टाइप की, उसमें दो फंक्शन है और उसका इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू टी, हम उसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये मेरे पास क्या है, ये उसका आई लिमिट है, ये आई लिमिट है। मेरे पास वो फंक्शन यहाँ पर जाई टू, यहाँ पर कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ होगा फाई टू जाई, लाइक दिस। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, जब आप इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पर आप लोग कर रहे होंगे, ओके, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो भी t है ये वाला, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt, और फंक्शन आप लोगों के पास ही अवेलेबल है। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी फाई एक्स, अपर लिमिट क्या हो जाएगी जाई एक्स, प्लस ये जो पोर्शन है ये आप लोगों ने न्यूटन लेबनीज फॉर्म फॉर वन वेरिएबल, सिर्फ यही पोर्शन एक्स्ट्रा है जिसको मैंने ग्रीन करा है, टू वेरिएबल में यही पोर्शन एक्स्ट्रा। अब आगे बढ़ो, टी की जगह अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, हमें हमारा आंसर मिल गया। आओ जरा यहाँ एक क्वेश्चन करा के दिखाओ, अब क्वेश्चन करो। अब मेरे पास यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, और यहाँ है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर, और यहाँ होगा मेरे पास जी टी, यहाँ होगा जी टी डी टी। उन्होंने बोला हुआ है कि g इज अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, देन फाइंड f डैश x इज इक्वल टू। अब वो f डैश x किसके इक्वल है वो अपन को यहाँ पर चेक करना है, कोई चक्कर नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है।
ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश एक्स। जो भी टी है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमारे को यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मेरे पास यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाली वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 0 टू एक्स, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास -2t का डेरिवेटिव, यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पर प्लस। अब हम और इसके ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं। हाँ, इसका पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर होगा ना, ये फंक्शन है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आई है इसको अब हम लोगों ने यहाँ पर समझना है। अब इसको हम लोगों ने ऊपर की वैल्यू को, जो मेरा लोअर और अपर इंटीग्रल है ना, उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझना है। ध्यान से समझना है इसको, एक एक बात को जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, कि जो मेरा t होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव हमें यहाँ पर करना है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर करना है, इसको ध्यान से समझो मेरी पूरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही मैंने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करा, तो gt तो मेरा कांस्टेंट है, वो मेरे पास आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर 2x। यहाँ पर वैल्यू अब क्या हो जाएगी, प्लस। अब अपर लिमिट पुट करूंगा जैसे ही, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बनेगी, ये वाली वैल्यू 0 बन जाएगी, क्योंकि क्या वैल्यू होगी, ध्यान से समझना सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर, और ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू और उसकी वैल्यू 1 माइनस, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 0, और ये जी ऑफ 0 और डेरिवेटिव कितना हो गया 0। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी मेरी, ये 0 हो चुकी। ठीक है, मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी बन गई है सर, 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स की वैल्यू, सॉरी यहाँ से वैल्यू हो जाएगी डी टी, ये 2x मेरे पास बाहर चला जाएगा, 0 टू x, और ये बन जाएगा जी टी डी टी। भाई ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है मेरा, ये ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर 4 के इक्वल है। तो मेरा यहाँ से आंसर कितना आ गया, यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 इज माई करेक्ट आंसर। बढ़ूँ आगे, पक्का नेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द वैल्यू। अब आप लोगों के पास ये फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x, तो ये मेरे पास है यहाँ पर साइन x और y अपॉन y, यहाँ से हो जाएगा dy। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अब हुआ क्या कि हमारे को इसका डेरिवेटिव करना है एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, दैट इज 0 टू x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये मेरे पास बन गया 1/y। विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो ये मेरे पास क्या बन गया है, मेरे पास cos x ऑफ y, ये हो गया मेरे पास y। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, माइनस प्लस, अपर लिमिट पुट करूंगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है 0। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू x, और यहाँ से बन जाएगा dx। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक, सॉरी डी वाई, यहाँ बन जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा डी वाई, प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, दैट इज साइन एक्स वाई अपॉन वाई विद नेगेटिव साइन। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे, पक्का। और ये लिमिट आ जाएगी मेरे पास 0 टू x प्लस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये अपर लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास है माइनस के साइन एक्स स्क्वायर, माइनस की साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, प्लस का साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो एफ डैश एक्स का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, पक्का। किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर कर देना। इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 2 टाइम्स। अच्छा, अरे भाई मेरे से गलती हो गई, यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, मैं वही देख रहा था, यहाँ पर मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको ह्यूमन एरर मिस्टेक बोलते हैं। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। f and g are the continuous function on R
देन एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन की वैल्यू। अब आप लोगों को क्या गिवन है? आप लोगों को गिवन है यहाँ पर दैट इज g ऑफ एक्स, दैट इज f of x is equal to the integration of 0 to x of dt dt and g of x की वैल्यू क्या गिवन है? g of x की वैल्यू गिवन है 0 to x of f of t। ये अवेलेबल है आप लोगों के पास। एक बार अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ध्यान से समझना क्या वैल्यू आएगी। सर ये g of x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस g of 0, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से f डैश एक्स विच इक्वल टू द, सर ये वाली वैल्यू तो अपने को यहाँ पर मिल चुकी है g ऑफ एक्स। नेक्स्ट अगर मैं इधर वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ से हो जाएगा g डैश एक्स विच इज इक्वल टू द f ऑफ एक्स इंटू एक्स इंटू 1 माइनस f ऑफ 0 इंटू, इसका मतलब g डैश एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई, दैट इज f ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई हुई है। अब आगे उन्होंने बोला हुआ है f ऑफ x का स्क्वायर प्लस g ऑफ x का स्क्वायर किसके इक्वल मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये टर्म हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल यहाँ पर है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इन दोनों का मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कर देता हूं, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाऊं तो इसको अब हम यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो अपने को यहाँ पर देखना है। ध्यान से समझेंगे अब हम इसको अब हम इसको देख, इसकी वैल्यू को अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आगे की ओर रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है। अब आगे की ओर देखते हैं इसको। अगर मैं इस पूरे फंक्शन को यहाँ पर एफ ऑफ एक्स से और इस पूरे को अगर मैं यहाँ से जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही होगी। सर ये एफ डैश एक्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जी डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स इंटू की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या हो गई है, दोनों वैल्यूज़ की जो इक्वेशन है वो मेरे पास यहाँ से एफ डैश एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी डैश एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। एक दूसरे की ये नेगेटिव तो नहीं हो रही है ना, नहीं, वाली वैल्यू विच इज इक्वल टू द 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिल रही है, हमें यहाँ पर ये मिल रही है। ओके ओके, अगर मैं जैसे ही इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन के ऊपर अप्लाई करता हूँ, जैसे ही मैंने इनको यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करी, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो फंक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कहीं ना कहीं तो झोल हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मेरे पास यहाँ पर होल हो रहा है। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये वाली वैल्यू विच इज इक्वल टू द, कहीं ना कहीं झोल हो रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा है। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा हो तो बताओ। ये वाली वैल्यू अपर लिमिट माइनस लो, फिर ठीक है, फिर ठीक है। जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करा तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आ गया। जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से वैल्यू तो मुझे मिल चुकी है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है ये, को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो रहा। कैसे सॉल्व होगा ये, एक बार क्वेश्चन अगर वेरीफाई करूं, क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर x टू 0 है ये लिमिट, दैट इज नॉट 0 टू x, यहाँ पर एरर है, ये आया हमारा एरर। ये बेसिकली x टू 0 नहीं है, 0 टू x है। तो मेरे पास यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ। मेरे को यहाँ पर f ऑफ x क्या दिया हुआ था, दैट इज 0 टू x ऑफ g ऑफ t
जी ऑफ टी डी टी। मेरे को जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी, 0 ऑफ एफ ऑफ टी। यहाँ से मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, वो आई मेरे पास यहाँ से जी ऑफ एक्स की वैल्यू। लेकिन यहाँ से जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज माइनस का एफ ऑफ एक्स की, माइनस के एफ। यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ गड़बड़। अब अगर मैं इसको यहाँ से एफ ऑफ एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, विच इज यहाँ से हो जाता जी डैश एक्स टू जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब सॉल्व हो रहा ना क्वेश्चन, ये ह्यूमन एरर था, ह्यूमन एरर। यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ दिस नंबर। यहाँ से हो जाता एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम ऑफ जी डैश एक्स इंटू, यहाँ से वैल्यू हो जाती है आप लोगों की एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करता तो मेरे पास यहाँ से एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू आती डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ से वैल्यू आती जी ऑफ एक्स की होल स्क्वायर की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू द कांस्टेंट नंबर विच इज इक्वल टू द कांस्टेंट पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो। तो मेरे पास यहाँ से कुछ की वैल्यू, ये जो वैल्यू है कांस्टेंट आ चुकी है, ये कांस्टेंट को जैसे ही मैं उधर लेके जाऊँगा ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है ना। तो मेरे पास इसका आंसर कुछ ना कुछ आंसर जो आ रहा होगा वो एफ ऑफ 0 पुट करते ही, एक्स की जगह 0 पुट करते ही 0 आ रहा है, इधर भी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है और जी ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आ रही होगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 पुट करते सी की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो मेरे पास इसका आंसर 0 आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं, आप लोगों का ये जैम टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। सेम वही कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर लगाना है, सेम वही कि ये फंक्शन आप लोगों के पास क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी अवेलेबल है और ये डिफरेंशिएबल है, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। देन एफ ऑफ 6 की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट, देन एफ ऑफ 6 की वैल्यू फाइंड आउट आप लोगों को करनी है। ये जैम टाइप का ही क्वेश्चन है और ये आप लोगों का जैम 2018 में आ रखा है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। बहुत ही आसान है, अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हमारे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के टॉपिक के ऊपर। बहुत ही प्यारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब आओ जरा, अब हम यहाँ पर कुछ कुछ बातों को एक बार समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल को अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो ये क्या है, ए टू बी है और एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पर डी एक्स। और अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात करूँ दैट इज द एरिया इंटीग्रल की, ध्यान से समझिएगा, एरिया इंटीग्रल की, वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज ए टू बी है और मेरे पास यहाँ पर क्या है, फंक्शन का मॉड वैल्यू, और यहाँ है मेरे पास यहाँ पर डी एक्स। ये वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब ध्यान से एक एक बात को जरा समझना, ये दोनों ही इंटीग्रल मेरे पास अलग अलग तरीके से यहाँ पर अवेलेबल है। एरिया इंटीग्रल जो है, अब मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास ये एक स्क्वायर है या मेरे पास एक ये सर्कल है, इसको रेक्टेंगल और ये सर्कल, और ये मेरे पास यहाँ पर कोई स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पर इन तीनों इमेजेस का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, तो अगर मैंने यहाँ पर इसका एरिया निकाला तो वो मेरे पास क्या है, एल इंटू बी की टर्म है, और ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, क्योंकि एरिया हमारे पास कभी भी 0 नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल मेरे पास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, एरिया ऑफ द स्क्वायर भी हमेशा मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पर आने वाली है। एरिया कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होगा। लेकिन जो एरिया इंटीग्रल है, एरिया इंटीग्रल को अगर मैं जैसे ही सॉल्व करता हूँ, ये मेरे पास बनता है एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा ए टू बी। यहाँ मेरे पास वैल्यू हो सकती है कि मेरे पास एफ ऑफ बी वैल्यू होगी माइनस यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए, यही वैल्यू है यहाँ पर, यस या नो। अब ये जो
ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है ना डेफिनेट इंटीग्रल की, ये मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकती है, ये मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू जीरो हो सकती है। बट ये जो एरिया इंटीग्रल है हमेशा मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो की वैल्यू हमें यहाँ पर लेगा, हमेशा जीरो लेगा। ये कभी भी मेरे पास जीरो नहीं हो सकता, और ये कभी भी मेरे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू ये हमारे पास यहाँ पर अचीव नहीं कर सकती। ये अब मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। अब अगर मैं आप लोगों को बात बोलूं कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन उसको हम करेंगे तो करेंगे कैसे। और अब एक और बात को यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल है दैट इज ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर मैं इसको बोलूं कि आप इस डेफिनेट इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में आप लोग यहाँ पर इसको चेंज करो, डबल इंटीग्रल में आप लोग इसको चेंज करो, तो क्या कर पाओगे? अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ कि आप लोग इसको कर पाओगे? हाँ सर हम कर पाएंगे। कैसे देखना सर एक बार, अगर हम ग्रीन पेन से इसको यहाँ पर लिखें लाइक दिस, दैट इज ये मेरे पास है ए टू बी, यहाँ है मेरे पास जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ मेरे पास वैल्यू हो जाए डी वाई और डी एक्स। तो अभी भी इस इंटीग्रल का जो आंसर आएगा जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा, इसका भी आंसर वही आने वाला है। कैसे? क्योंकि पहले ये वाला इंटीग्रल जो होगा इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, जो आंसर आएगा फिर हम इसको यहाँ पर किस हिसाब से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेट कर रहे होंगे। अच्छा चलो एक बार हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी ए टू बी, और इस इंटीग्रल का आंसर होगा 1, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा अपर लिमिट यहाँ होगी मेरे पास एफ ऑफ एक्स और लोअर लिमिट होगी 0, ये हो जाएगा डी एक्स। सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगी ए टू बी, ये हो जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस 0, ये हो जाएगा डी एक्स। ओवरऑल मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा सर, ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो देख सकते हो हमने सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल के तौर पर भी लिख लिया है। ये हमने जो लिखा है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूं परफेक्ट आंसर, तो बिल्कुल पी ए है, ये बिल्कुल परफेक्ट है ना? बात समझ रहे हो मेरी यहाँ पर? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की, वो हमें यहाँ पर समझना है। अब आपको ये बेसिकली यहाँ पर दिया क्या हुआ, हमारा टॉपिक है यहाँ पर दैट इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके जी, अब इसका मतलब इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसे चेंज करना है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमें ये डबल इंटीग्रल का काम देगा। यस, आपके पास क्या होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटीग्रल पे, यहाँ पर भी कुछ लिमिट होगी, यहाँ पर भी कुछ लिमिट होगी, यहाँ पर भी कुछ लिमिट होगी, और यहाँ पर भी कुछ लिमिट होगी। ये फंक्शन होगा आपका एक्स और वाई में, और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई या विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस तरीके से इंटीग्रेशन आपको दी होगी। या आपको इस तरीके से भी इंटीग्रेशन दे सकते हैं वो लोग कि हम आपके पास ये डबल इंटीग्रेशन है, ये एक फंक्शन है एक्स और वाई का, यहाँ पर होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ भी कुछ लिमिट होगी, यहाँ भी कुछ होगी, मतलब हर एक इंटीग्रल का अपर और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर गिवन होगी। आपको अब इसका अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना है, क्या करना है यहाँ पर, चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, किसका, इंटीग्रेशन का। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिएगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आपने इसको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रल तो वही रहने वाले हैं, इसके यहाँ पर ये लिमिट चेंज होगी, ये लिमिट आप लोगों के पास चेंज होंगी, और आप लोगों के पास फंक्शन एज इट इज रहने वाला है। लेकिन ऑर्डर चेंज करने पर आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर डी वाई डी एक्स है, आप लोगों को इसका आंसर कैसे लिखना है, डी एक्स डी वाई में लिखना है। इसको बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बात यहाँ तक? इसका कुछ हमारे पास यहाँ पर वर्किंग रूल होता है, उस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली हमने इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा सर, ये एज इट इज रहेगा, फंक्शन भी एज इट इज रहेगा, बस ये हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई चेंज होंगी, ये डी वाई होगा और ये वाला फंक्शन डी एक्स होगा। क्लियर है ना? दिस इज नोन एज द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब आओ जरा इसको वर्किंग रूल पे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो इंटीग्रल गिवन होगा वो किस टाइप पे गिवन होगा, आप लोगों को इंटीग्रल गिवन होगा दैट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ होगा आपका डी वाई और यहाँ होगा डी एक्स। ये वाली कुछ लिमिट होगी आप लोगों के पास, ये लिमिट होगी, ये वाली लिमिट होगी और ये वाली लिमिट होगी।
ये जो पहला इंटीग्रल होगा ये किसकी लिमिट को दर्शा रहा होगा, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, ध्यान से समझ लो। ये वाला जो पहला इंटीग्रल है ये y की लिमिट को बताएगा, मतलब ये y, ये मेरे पास किसकी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी। y की लिमिट दिस टू दिस, और x की लिमिट होगी ये वाली दिस टू दिस। आप लोगों को इसको ऑब्जर्व करना है, और यहाँ पर आप लोगों को लिमिट जो होगा ना आप लोगों के पास कि कितनी लिमिट है वो आप लोगों को यहाँ से फाइंड आउट करनी। क्लियर है ना कि x की वैल्यू क्या होगी और x की वैल्यू दूसरी क्या होगी। सिमिलरली y की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू दूसरी क्या होगी, ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करते ही आप लोगों को ये बात पता हो जानी चाहिए कि आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान से समझ लीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करनी, बड़े ध्यान से समझेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से होगा, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप लोगों को पता ही है, x की वैल्यू को y में पुट करा हमें आंसर मिल गया। लेकिन वर्किंग रूल क्या कहता है, अगर मेरे पास y की लिमिट जो है वो अगर वेरिएबल आती है, अगर मेरे पास y की लिमिट जो है अगर मेरे पास वो वेरिएबल आती है, हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स का यूज करना होगा। वो स्टेप्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू y एक्सिस होंगी। और अगर मेरे पास x की जो लिमिट है वो वेरिएबल आती है, तो वो स्ट्रिप मेरे पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएंगी। वो स्ट्रिप मेरे पास यहाँ पर क्या होंगी, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएंगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, स्टेप बी क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ करना है। स्टेप सी क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना है। एंड स्टेप डी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। सर बड़ा डरा रहे हो आप इसमें, तो सर हमें डर लग रहा है ये टॉपिक पढ़ते हुए आपसे। अरे डरने की जरूरत नहीं, अभी आगे चल के देखना बहुत ईजी है। आओ जरा इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब इस पहले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो देखो। आप लोगों को ये डबल इंटीग्रल गिवन है। कैसा डबल इंटीग्रल गिवन है, सर यहाँ लिमिट है 0 से लेकर a तक, यहाँ लिमिट है 0 से लेकर x तक। ये मेरे पास है f ऑफ x, y, और यहाँ है मेरे पास dy, ये मेरे पास है dx। पहला इंटीग्रल, जो पहला इंटीग्रल है वो किसकी लिमिट को दर्शा रहा है, सर ये y की लिमिट को, और ये किसकी लिमिट को दर्शा रहा है, x की लिमिट को। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू x होगा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x। सिमिलरली x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a टाइप में मुझे ये वैल्यूज, ये क्या मिल गया, मुझे यहाँ से लिमिट फाइंड आउट हो गई, जैसा मैंने आप लोगों को वर्किंग रूल का स्टेप नंबर 1 बताया। अब आप लोगों को क्या इसको प्लॉट करना है, प्लॉट द ग्राफ करना है। अब बोर्ड के ऊपर फोकस कर लेना, क्योंकि जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर ये गलत तो आप लोगों ने समझ लिया, ये आप लोगों से मिस होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाने वाली है आप लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि यही चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का हार्ट है, हार्ट एंड सोल ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से मेरी बात को समझ लेना मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन। आ जाओ, अब यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज वाई एक्सिस, और यहाँ पर है मेरे पास दैट इज एक्स एक्सिस। ओके जी, हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आ चुके हैं। अब हुआ क्या, उन्होंने बोल दिया मुझे y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मेरे पास 0 0 पॉइंट है, ये मेरे पास 0 0 पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। आगे उन्होंने बोल रखा है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन आप लोगों को प्लॉट करनी आती है। आओ जरा अब हम इसको यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। दैट इज दिस नंबर, ये जो मेरे पास है ग्रीन कलर की लाइन, ये मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। हाँ या ना, ये मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अब x इज इक्वल टू ए भी हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया लाइक दिस। सपोज करो ये मेरे पास कोई x इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। x इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम लोगों ने ये प्लॉट कर दी बिल्कुल सीधी। हाँ या ना, अब ध्यान से समझो मेरी बात को, बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने मेरी बात को यहाँ पर समझना है, देखना है किस तरीके से हम इस वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, वो आप लोगों को जानना है। अब ध्यान से, बड़े ही ध्यान से, कौन सा कलर ले, रेड कलर ले लेते हैं हम एक बार। अब पहले, सबसे पहले हमारे पास y की लिमिट यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले है क्या हमारे पास यहाँ पर, सर सबसे पहले है y की लिमिट। ओके, अब y की लिमिट तो है, y क्या है मेरे पास 0 से लेकर x तक है। इसका मतलब मुझे y एक्सिस के अकॉर्डिंगली इसको पैरेलल टू, क्यों, क्योंकि मेरे पास y की लिमिट क्या है, वेरिएबल है। और जैसे ही y की लिमिट वेरिएबल आती है, ध्यान से समझो, जैसे ही y की लिमिट वेरिएबल आती है, स्ट्रिप इज पैरेलल टू y एक्सिस होगा, स्ट्रिप इज पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया है, स्ट्रिप को पैरेलल टू y एक्सिस करना है। मतलब अब आप लोगों को यहाँ पर एक प्लॉट करनी है कुछ ये स्ट्रिप, ये देख सकते हो आप लोगों के पास
ये जो रेड कलर का एरो आ रहा है, ये रेड कलर का एरो आप लोगों को परफेक्टली शो कर रहा है कि मेरी y की लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू x तक। बात क्लियर है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस इंटीग्रल को, इस जो फंक्शन है इसको आप लोगों को चेंज करना है। जैसे आप लोग इसको चेंज करेंगे तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, अब थोड़ा और कलर लेते हैं, कुछ येलो कलर में इसको लिखते हैं। अब क्या करना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दो। क्या कर दो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दो। जैसे ही मैंने यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस करा, मेरे पास ये वाली लाइन यहाँ पर बन चुकी। अब येलो कलर की वाली जो लाइन है वो मेरी ओरिजिनल लिमिट यहाँ पर आ चुकी है। अब जैसे ही मेरे पास ये ओरिजिनल लिमिट यहाँ पर आएगी, मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा। ये मेरे पास इंटीग्रल है, यहाँ मेरे पास फंक्शन एज इट इज पड़ा है। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई लिमिट अब मुझे यहाँ पर लिखनी है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई लिमिट अब मुझे यहाँ पर लिखनी है। अब x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, y से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, a तक जा रहा है। इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा कि ये मेरे पास y की वैल्यू जो है a है। मतलब ये मेरे पास x इज इक्वल टू वाई से लेकर x इज इक्वल टू a तक मुझे यहाँ पर डिफाइन है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे पास ये वैल्यू क्या हो गई है, y की वैल्यू हमें यहाँ पर ये डिफाइन हो चुकी। अब मेरे को x की वैल्यू मिल चुकी है, अब y की वैल्यू क्या है सर, अब y की वैल्यू मेरे पास है 0 से लेकर a तक की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेकर a तक, मतलब y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू a तक की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है। लेट मी कंफर्म द आंसर, दैट इज y इज इक्वल टू 0 से लेकर a तक और x की वैल्यू y से लेकर a तक। ये मेरा परफेक्टली आंसर यहाँ पर बना। क्लियर है ना यहाँ तक, बोलो भाई, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई। दैट इज द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बारे में अब हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। बढ़े आगे, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हाँ हमारे पास किस तरीके से वैल्यूज जो हैं वो अवेलेबल है। ये मेरे पास y है तो ये मेरे पास y की लिमिट है, ये मेरे पास x है तो ये मेरे पास x की लिमिट है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से y की लिमिट क्या है मेरे पास, दैट इज 2ax माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाली वैल्यू है। और मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 0 है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2a है और मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ से 0 है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरे पास यही आंसर है, दैट इज 2a x माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और dy dx है। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बुक से हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ पर देख लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि y इज इक्वल टू 2ax माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा सिनेरियो है। ओके जी सर, अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें तो ये मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस के एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है। इसको इधर लेके आते हैं तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax माइनस की 2ax और बस आगे की वैल्यू तो है नहीं ना, विच इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। सर ये मेरे पास तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन है, ये मेरे पास किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल की हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अगर मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax, और अब मैं इसको अगर मैं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ तो हाफ ऑफ कोफिशिएंट जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, वो मेरे पास यहाँ पर कितना है 2a, मेरे पास यहाँ पर है a। तो अगर मैं यहाँ पर a स्क्वायर ऐड कर दूँ और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वी आर डन। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसका a स्क्वायर क्या करा, यहाँ पर ऐड करा और वही a स्क्वायर मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया विच इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के 2ab, इसका मतलब ये मेरे पास y स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा विच इज a स्क्वायर। इसका मतलब ये मेरे पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर। सर ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, दैट इज x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर। अगर हम इसको करें तो इसका मतलब सर हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद द सेंटर हैविंग a, 0। इसका मतलब इसका सेंटर जो होगा
वो क्या होगा, a कॉमा 0 होगा। और अगर मैं यहाँ पर रेडियस के बारे में बात करूँ तो रेडियस मेरे पास यहाँ पर a है। ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको पहचान लिया, हाँ या ना, पहचान लिया ना, हाँ सर पहचान लिया। अब इसका मतलब अब हमें यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करना है। आओ जरा अब हम इसका यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच जो है वो यहाँ पर इसको प्लॉट करने की कोशिश कर, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच अब हम यहाँ पर इसकी प्लॉट कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा ग्राफ हम बनाएंगे यहाँ पर, बहुत ही प्यारा ग्राफ जो है हम यहाँ पर बना रहे होंगे, बिल्कुल सीधा सीधा। नो हैंड, अब डिजिटल बोर्ड है, इसका यूज़ तो हम करेंगे ना अच्छे से। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पर बननी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें हम यहाँ पर बनाएंगे, बिल्कुल सीधी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हल्की टेढ़ी है अभी भी, अब टेढ़ी है, अब सीधी है, ठीक है। ये सीधी लाइन आ चुकी है। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है दैट इज a कॉमा 0 वाला पॉइंट अवेलेबल है, और यहाँ पर मेरे पास सेम उसी वैल्यू पे हो जाएंगे 2 कॉमा a। क्लियर है। अब मैं यहाँ से सर्कल भी उठा लेता हूँ, सर्कल भी हम यहाँ से उठा सकते हैं, बड़ा ही प्यारा सर्कल होगा ग्रीन कलर में। ओके जी, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी, और बड़ा, ये मेरे पास यहाँ पर सर्कल का जो ये सेंटर पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। ये मेरा सर्कल आ गया। क्या मतलब जो इधर ये वाली वैल्यू होगी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 2a कॉमा 0 होगा। मैं 2a पे जोर क्यों दे रहा हूँ, मैं 2a पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 2a पर वैल्यू मेरी यहाँ पर सेटिस्फाइड है। देखो यहाँ पर गिवन है कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू 2a, हाँ या ना, बोलो। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 2a, ये लाइन अपने को यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, ये लाइन अपने को यहाँ पर जो है वो चाहिए ही चाहिए। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आए, क्लियर है ना पॉइंट, इसको थोड़ा सा, ओके चलो लग नहीं रही है, ठीक है। आप लोग इसको मान लेना कि ये लग चुकी, टच कर रही है इसको, डन। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके लिमिट अप्रोच यहाँ पर करते हैं कि भाई लिमिट अब मेरे पास यहाँ पर क्या होगी, थोड़ा सा डार्क पेन अब हम यहाँ पर यूज, क्या क्या बोल रखा था उन्होंने मुझे यहाँ पर, सर 0 से लेकर 2a तक, मतलब वो y की लिमिट जो है वो 0 से लेकर यहाँ तक हमें अप्रोच दे रहे थे, हाँ या ना, ये मेरी y की लिमिट है। अब हम अगर यहाँ पर x की लिमिट बनाना चाहें, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना चाहें, तो मेरे पास यहाँ से ये पिंक कलर की लाइन को देखना, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू होंगी, हाँ या ना। रेड वाली तो मेरी पुरानी है, पिंक वाली मेरी नई लिमिट है, पिंक वाली मेरी नई लिमिट है। इसका मतलब मुझे यहाँ से x इज इक्वल टू की वैल्यू लेनी होगी, यहाँ तक की वैल्यू हमें यहाँ पर अप्रोच करनी होगी। पीछे वाले मेथड से हम यहाँ से क्या x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यहाँ से क्या x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आप लोगों के लिए चीटिंग कर रहा हूँ, दैट इज a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व यहाँ पर कर लेना, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, कि आप लोगों के पास वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करूँ तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, ये तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा dx, यहाँ से हो जाएगा dy। x की वैल्यू क्या है, a माइनस दैट इज ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट से लेकर a प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंडर रूट तक, यही वैल्यू है ना मेरे पास यहाँ पर प्लस माइनस के तौर पे। मेरे पास तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, क्लियर है, मेरे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद अब मेरे को ये x की वैल्यू तो मिल चुकी है, y की वैल्यू अब हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है। y हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा होगा, y की वैल्यू होगी हमारे पास 0 से लेकर 2a, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज y की वैल्यू पैरेलल टू y एक्सिस है ना, y की वैल्यू ये तो इधर होगी, y की वैल्यू 0 से लेकर a तक, ये हो जाएगा 0 से लेकर a तक की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होगी। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा, यस 0 से लेकर a तक, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बना। आप लोगों को इसी तरीके से नीट एंड क्लीन डायग्राम यहाँ पर बनाना है, नीट एंड क्लीन आप लोगों को प्लॉट करना है यहाँ पर ग्राफ को अकॉर्डिंगली, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दैट इज x प्लस 2a ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। लेट मी कंफर्म द थिंग, x प्लस 2a ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और यह है डी वाई और ये डी एक्स की वैल्यू अवेलेबल है। डन, बढ़े आगे पक्का। अब हुआ क्या सर, y की लिमिट यहाँ पर अप्रोच करो, y को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या है मेरा y यहाँ पर, सर y की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर x प्लस 2a। इसका मतलब सर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप में वैल्यू है। इसका मतलब मेरे पास स्लोप की वैल्यू यहाँ पर 1 है और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 2 है, मतलब इंटरसेक्शनल पॉइंट है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो आ चुकी है। अगर मैं इसी को सॉल्व करूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू द ए स्क्वायर। इसका मतलब सर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर। और इसका मतलब सर ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास y माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0 0, लेकिन अगर मैं यहाँ से रेडियस की वैल्यू बताऊं तो रेडियस है हमारे पास यहाँ पर ए। हमारे पास ये रेडियस तो आ चुका है, सेंटर भी आ चुका है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हाँ हो रही है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हारना नहीं है हम लोगों ने। अब हमारे पास यहाँ पर अब x की लिमिट यहाँ से भी अप्रोच कर लो। x की लिमिट है मेरे पास 0 और x इज इक्वल टू a तक की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, नो प्रॉब्लम। अब हम थोड़ा सा वैल्यू को यहाँ पर ना नेक्स्ट पेज पर डिफाइन कर देना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ले ली है। अब एक बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बना देते हैं ताकि आप लोगों को कोई यहाँ पर दिक्कत ना होने पाए, और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यानपूर्वक हम यहाँ पर अपना सारी वैल्यूज़ को है वो सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर देंगे। ये वाली वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर हम लेंगे सर्कल, सर्कल को ले लेते हैं पिंक कलर में। सर्कल हम लोगों ने कुछ डिफाइन करा है ऐसा, ये मेरे पास यहाँ पर सर्कल आ चुका है। सर्कल को ले लेते हैं बिल्कुल सेंटर, ये मेरा सेंटर में आ चुका है विद द रेडियस ए। इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या है, दैट इज ए कॉमा 0 पॉइंट है। यहाँ वाला पॉइंट क्या है मेरे पास 0 कॉमा ए पॉइंट है। ये पॉइंट अपने को यहाँ पर मिल चुके हैं, लेकिन अपने को y इज इक्वल टू एक और लाइन गिवन होती है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a। इसका मतलब वो 2a यहाँ कहीं ना कहीं मेरे पास होगा 2a। इसका मतलब जो मेरी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर जा रही होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी हमारी यहाँ पर, और येलो कलर में वो हमारे पास कुछ वैल्यू यहाँ से पास आउट करेगी और इधर से निकल, यहाँ से हमारी पास आउट करेगी और इधर से वैल्यू जो है वो हमारी निकल जाएगी लाइक दिस। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे पक्का क्लियर। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू आगे चल के हमारी मिलेगी क्योंकि हमारे पास एक x इज इक्वल टू, हमारे पास एक अभी x इज इक्वल टू ए वाला लाइन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। x इज इक्वल टू ए वाली लाइन हम यहाँ पर ले लेते हैं, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए हम लोगों ने ले लेना ऑरेंज कलर में, वो यहाँ से फाइंड आउट हम लोगों ने निकाल लेनी। ये हमारी वैल्यू जो है x इज इक्वल टू ए कहीं ना कहीं इसके अंदर यहाँ पर जाके मिलेगी। और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है सिस्टम, इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। हाँ जी, क्लियर है ना पॉइंट। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लिया। अरे हम लोग तो कर सकते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में थोड़ा ध्यान से करना, हम लोगों को तो चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये बाउंड हो चुकी है। क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों को मिल गया? हाँ जी सर, सारी वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है। अब हुआ क्या, अब हर एक वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो कि कहना क्या चाहता है वो हमें यहाँ पर। वो बोल रहा है कि सर्कल से लेकर स्ट्रेट लाइन, ओफो y की लिमिट वेरिएबल है, पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी। अच्छा जी, पैरेलल टू y एक्सिस जाने वाली है। ठीक है जी, हमने ये स्ट्रेट लाइन ली, थोड़ा सा इसको डार्क लिया, रेड कलर में अप्रोच करी। पहली लिमिट क्या है सर, सर्कल से लेकर हमारी यहाँ तक की वैल्यू बन गई। क्लियर है सर, ये लिमिट हमारी यहाँ पर आ चुकी है सर्कल से लेकर यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करते ही हमें यहाँ पर जो वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से बन पा रही है। मैं इतना स्लो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर एक बात मैं यहाँ पर बता पाऊँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये बेसिकली यहाँ से भी टूटेंगी,
ये बेसिकली हमारी जो ये डॉटेड लाइन को देख सकते हो कि यहाँ से वैल्यू भी टूट रही होगी। आप लोगों को अब ये 2 एरियाज यहाँ पर बन चुके हैं। अब आप लोगों के ये जो हैं ये 2 एरियाज यहाँ पर बन चुके हैं, नहीं 3 एरियाज यहाँ पर बन चुके हैं। ये वाले कितने एरियाज हैं आप लोगों के, ये 3 एरियाज यहाँ पर बन चुके हैं। दैट इज एरिया नंबर 1, दैट इज एरिया नंबर 2, दैट इज एरिया नंबर 3। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये वाई एक्सिस की जो वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है ये वाली, इसको अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड और करते हैं। हम लोगों ने इसको थोड़ा एक्सटेंड और करा और इस वैल्यू को यहाँ पर देखो तो ये कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू जो है ये 3a तक वैल्यू जा रही है। ये a है, ये मेरे पास यहाँ पर a है, ये 0,2a है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0,3a तक की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी, ये वाला पॉइंट। ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पर आ चुका है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ तो ग्रीन कलर के साथ अब मैं जाऊँगा तो आप लोगों के पास एक तो एरिया ये वाला होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, एक एरिया होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, एक एरिया होना चाहिए आप लोगों के पास यहाँ से लेकर यहाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब आप लोगों को ये 3 एरिया यहाँ पर मिल चुके हैं। y की लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी सर? y की लिमिट हमारे पास होगी 0 से लेकर a तक, a से लेकर 2a तक, 2a से लेकर 3a तक, ये मेरे पास y की लिमिट होगी। अब आप लोगों को x की लिमिट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि x की लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक है। सर्कल से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक, स्ट्रेट लाइन से लेकर a तक हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब जरा आप इसके आंसर को यहाँ पर अब हम लोग जो है वो लिख लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इतने एरिया में आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर अब सॉल्व करने के लिए मैं ले लेता हूँ दैट इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन x कॉमा वाई। पहले मेरे पास इंटीग्रेशन कैसी थी, y dx और dy में, सॉरी dy और dx में थी, अब ये हो जाएगी dx dy प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन x कॉमा वाई। यहाँ वैल्यू हो जाएगी मेरे पास दैट इज dx dy, ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास dx dy और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई दैट इज dx और dy का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। y की लिमिट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो y की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर a तक, यहाँ से हो जाएगी a से लेकर 2a तक और यहाँ हो जाएगी मेरे पास 2a से लेकर 3a तक, 2a से लेकर 3a तक। अब मुझे x की लिमिट फाइंड आउट करनी है। x की लिमिट है मेरे पास यहाँ पर सर्कल क्या था मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू को अगर मैं बताऊँ आप लोगों के साथ, फिर से मैं चीटिंग कर रहा हूँ, इतना टाइम हम आप लोगों का यहाँ पर नहीं लेंगे। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है दिस वैल्यू ना, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ बहुत आसान है, वो तो मैंने यहाँ पर ले लिया। तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट से लेकर कहाँ तक, x इज इक्वल टू a तक। हमारी पहली लिमिट यहाँ पर डन हो चुकी है, हाँ बिल्कुल हो चुकी है। नेक्स्ट लिमिट कहाँ है मेरी, यहाँ पर 0 से लेकर a तक। कौन सी वैल्यू हो जाएगी मेरी, ये वाली दैट इज 0 से लेकर a तक, दैट इज द सेकेंड इंटीग्रल। ये देख सकते हो ग्रीन कलर की लाइन। अब अगली ग्रीन कलर की लाइन क्या है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज ये मेरे पास है, ये मेरे पास किसी इक्वेशन थी सर, ये y इज इक्वल टू x प्लस 2a था। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस के 2a। तो ये मेरे पास हो जाएगी यहाँ से, ये इसकी लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, दैट इज y माइनस 2a से लेकर x इज इक्वल टू a तक, x इज इक्वल टू a तक। लेट मी कंफर्म दिस, दैट इज y माइनस 2a से लेकर x इज इक्वल। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? दिस इज द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को वर्किंग रूल जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलोगे तो कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को वर्किंग रूल बताया है कि सबसे पहले आप लोगों को लिमिट फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले आप लोगों को लिमिट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि अगर y की लिमिट वेरिएबल है तो स्टेप्स को चेंज कर देना है पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर मेरे पास x की लिमिट वेरिएबल है तो स्टेप को चेंज कर देना है पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब स्ट्रिप चेंज नहीं होंगी, स्ट्रिप पैरेलल होंगी। ये इनिशियल पॉइंट होगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट करना है। ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को स्टेप्स बनानी है, उसके बाद उसको रिवर्स कर देना है, जिसको हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का नेम यहाँ पर दे रही हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई? एक बार हम रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं किस तरीके से हो रही है। बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ यहाँ पर आ चुकी है। चलो अब हम और आगे की ओर बढ़ लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं।
और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क के तौर पे, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। फिर से वही, आप लोगों को यहाँ से y इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ए अपॉन एक्स है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स है, यहाँ पर y इज इक्वल टू ए लाइन है, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए है, और x इज इक्वल टू 0 लाइन। ये 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। इस तरीके से आप लोग इसकी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ये जो पॉइंट है हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए, हाउ टू डील दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना पॉइंट? बेसिकली अगर मैं इसका ग्राफिकल अप्रोच हल्का सा आप लोगों को बताऊं तो ये क्या होगा आप लोगों का, लाइक दिस, ये वाला पॉइंट होगा, 1/x का ग्राफ कुछ ये है, y इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू ए, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स की पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये मेरे पास ग्राफिकल अप्रोच कुछ ऐसे चली जाएगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बड़े आगे एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स है, मैंने a लिखा है यहाँ पर, वही ना, कुछ मेरे को लगा ही था कि ये y इज इक्वल टू एक्स है। तो अब ठीक है, ये मेरे पास लाइन आ चुकी है। अब y इज इक्वल टू एक्स है, अब y की वैल्यू a है, x की वैल्यू भी a है, तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट यहाँ पर जा रहा होगा, x इज इक्वल टू ए लाइन। ये मेरे पास होगी x इज इक्वल टू ए लाइन। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व यहाँ पर कर लेंगे। सर ये x इज इक्वल टू ए लाइन बहुत आगे हो गई है, हमारे अकॉर्डिंगली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलनी चाहिए, यहीं से वो निकलनी चाहिए। इसका मतलब जो आप लोगों को ग्राफिकल चाहिए, ग्राफिकल वैल्यू चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये ग्राफ और इस तरीके से ये वाला ग्राफ चाहिए, ये चोंच वाला ग्राफ चाहिए बस आप लोगों को। क्लियर है ना? अगर मैं इसको इस तरीके से ठीक करके दिखाऊं आप लोगों को, कैसे देखो, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है, हम तो इसको ओला पूरा ही गायब हो गया। लो जी, आप लोगों को ये ग्राफ चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये ग्राफ चाहिए। अब पहले लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगी। अगर मैं लिमिट के बारे में बात करूँ तो लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगी, इस तरीके से। उसके बाद आप लोगों को लिमिट यहाँ से करना है, तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होंगी लिमिट, ध्यान रखना, 2 पार्ट्स में स्प्लिट होंगी। पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब आ जाते हैं जैम के क्वेश्चन की ओर। ये आप लोगों का जैम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। आई थिंक ये जैम PYQ भी है, ये वाला क्वेश्चन जैम PYQ भी है। अब सर, अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दिया, लेकिन अंदर का फंक्शन नहीं दिया था मैंने आप लोगों को। अब अंदर का फंक्शन भी है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना है। अरे भाई, अरे भाई, मजा आ गया सर, मजा आ गया क्वेश्चन देख के। अब बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले हमारे को यहाँ पर वैल्यू निकाल लेनी है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये वाली, और y इज इक्वल टू π/2 लाइन है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 0 लाइन है, सिमिलरली x इज इक्वल टू π/2 की लाइन हमें यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब और कुछ नहीं, हमारे पास यही वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है। एक बार फिर भी मैं क्वेश्चन को कंफर्म कर लेता हूँ। क्वेश्चन कंफर्म करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया ना, फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लिखा तो हम लोगों ने ये हैंड रिटन फॉर्म में ही है। आओ जरा क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंफर्मेशन यहाँ पर देते हैं। दैट इज 0 x टू π/2, x टू π/2, 0 से लेकर π/2 dy dx और साइन y अपॉन y की पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिल चुका है। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। छोटा सा ग्राफिकल अप्रोच बनेगा और कुछ नहीं है। हमने यहाँ पर इसका चेंज करा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन हम लोगों ने यहाँ पर ले ली है, y इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू π/2 ये लाइन आ चुकी है, और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू π/2 ये वाली लाइन आ चुकी है। इसी के साथ को थोड़ा सा पकड़ के अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अभी मेरे पास जो लिमिट है वो x से लेकर π/2 तक की वैल्यू है। y की लिमिट क्या है? x से लेकर π/2, तो कोई दिक्कत नहीं है। x से लेकर π/2 हमारे पास ये रेड पेन से ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर। क्लियर है ना पॉइंट? मैंने यहाँ पर अभी ये इस तरीके से वैल्यू को डिफाइन किया है। अब क्या करना है, इसको ऑर्डर को चेंज कर देना है। ऑर्डर चेंज करेंगे तो मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर की लाइन लिया, वो ये वाली लाइन है, ये वाली तरीके से जाना है। तो इसका जैसे ही मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो ये तो वही होगा, मैंने आप लोगों को बोला था फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, साइन y अपॉन y आएगा, यहाँ फंक्शन ये dx हो जाएगा, यहाँ फंक्शन ये dy हो जाएगा। अब हुआ क्या, मेरे पास y की लिमिट क्या है, x से लेकर a तक की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। मेरे पास अब y की लिमिट मेरे पास यहाँ पर क्या है, हमारे को यही पॉइंट तो यहाँ पर लेना है। अच्छा,
इसको इधर करना है, मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ गड़बड़ किया। इसको आप लोगों को यहाँ से यहाँ लेके आना, जो एरिया है इसका वही आप लोगों को करना है। मैंने एरिया चेंज कर दिया था, इसको इधर कर दिया था, जबकि इसी को इधर उठा के रखना है। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक? अब ये क्या हो गया है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 से लेकर y तक की वैल्यू हो गई है। ये हो जाएगा मेरे पास 0 से लेकर y तक की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर π/2। ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2 की वैल्यू। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये सारा का सारा नंबर जो है, ये सारा का सारा नंबर जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा ये वाला। और मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 0 से लेकर π/2 यहाँ हो जाएगा मेरे पास, दैट इज साइन y अपॉन y कांस्टेंट है। 1 की इंटीग्रेशन हो जाए 1 आएगा, अपर लिमिट पुट करूंगा तो एक y आएगा और ये 0 हो जाएगा, दैट इज y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा dy। यहाँ से वैल्यू मेरे पास आ रही होगी। क्लियर है पॉइंट? इसको जैसे सॉल्व करोगे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर π/2, यहाँ होगा मेरे पास साइन y और ये dy। ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास आंसर कितना आएगा, -1। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आना चाहिए -1। ये जैम टाइप का क्वेश्चन, ये आप लोगों का जैम टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। सिमिलरली आप लोगों का ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है जो मैंने व्हाइट बॉक्स के अंदर डाला है। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये आना चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर पहले ही हिंट के तौर पर यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। क्लियर है पॉइंट? बढ़े आगे, पक्का? यस। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही है अभी के लिए। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ और बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पर डिलीवर करने वाला हूँ, और बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिलीवर करने वाला हूँ। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। और आप लोगों के साथ मैंने इस पूरे लेक्चर में इनडेफिनेट इंटीग्रल की सारी प्रॉपर्टी, सॉरी इनडेफिनेट पहले हो चुका था, डेफिनेट इंटीग्रल की सभी प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर 1 वेरिएबल, न्यूटन लेबनिज फॉर्म फॉर 2 वेरिएबल, और उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का ये पूरा कंसेप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ सरफेस और डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे हम लोग एरिया को निकालने के लिए। वो वाले सभी टॉपिक्स को हम लोग आप लोगों के साथ डिलीवर करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ PWIIT JAM CSIR नेट चैनल पर। क्षितिज बैच आप लोगों के साथ यहाँ पर चल रहा है। क्षितिज बैच आप लोगों का IIT JAM का क्रैश कोर्स है, जिसके साथ अगर आप लोग हमारे साथ यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस को, डेली रिकॉर्डेड क्लासेस को अगर आप लोग लेते हैं, आप लोग उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोगों का रैंक बहुत बेहतरीन तरीके से IIT JAM एग्जाम में आएगा। तो जैम एग्जाम आप लोगों का फरवरी में होने वाला है। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो। गुड लक।